अस्सलाम वालेकुम। आप लोग मेरी आवाज़ आ रही जी जी वालेकुम वालेकुम सलाम, सलाम। बिल्कुल आ रही है। है जज़ाकल्लाह जज़ाक। आमिर भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह पाक का एहसान है सर। अच्छा जी। क्लास का आगाज करते हैं। आप लोगों को स्लाइड शेयर हो रही है? जी सर, हो रही सी। हो रही। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह ताला के नाम से शुरू करते हैं दुआ के साथ। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, जो हमने लास्ट लेक्चर लिया था उसमें हमने बड़ी मोटी मोटी सी चीजें देखी थी कि फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं। आईरिस डिपार्टमेंट के बारे में देखा कि वो क्या है, कि मैंने आपको कहा था कि आप आईरिस की वेबसाइट पे जाके जरा विजिट कीजिएगा, उसको देखिएगा। और उसके अलावा छोटी मोटी चीजें कि भाई वो सारी देखी थी। लास्ट हम जो था हमने क्लोज जो किया था, हमने फार्मूले के ऊपर किया था क्योंकि फार्मूला हमारा रह गया था क्वेश्चन की वजह से। काफी ज्यादा क्वेश्चन हुए थे जैसे हमारा फार्मूला जो है ना वो नहीं कर पाए थे हम, तो उसको हम वहां से शुरू करेंगे। जो टेक्स्ट का फार्मूला है ना बड़ा सादा सा है। अच्छा, आपको ये परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये फार्मूला इतना टेंशन है या ये क्या है क्या नहीं है। ये बेसिकली मैं आपको बार बार रिपीट और रिवाइज कराता रहूंगा। और मैं हर सेक्शन में जो भी सेक्शन आपको पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो सेक्शन आपको ग्रॉस इनकम का पढ़ा रहा हूँ, चाहे मैं आपको वो क्रेडिट्स का पढ़ा रहा हूँ, चाहे मैं आपको वो एस्टिमेटेड टैक्सेस का पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे लाके उसको लिंक करता देखूंगा कि भाई ये टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा था ये फॉर्मूले में इसका जो मामला आते हैं वो इस सेक्शन में आते हैं। क्यूबीआई डिडक्शन वाले टॉपिक जो चीज आ रही है वो यहाँ पे आ रही है, जो आइटमाइज डिडक्शन है वो यहाँ पे आके हिट हो रही है, जो एडजस्टमेंट्स है वो यहाँ आके हिट हो रही है। तो मैं आपको वन बाय वन हर चीज का इम्पैक्ट इस फॉर्मूले में जहां आता है वो मैं आपको साथ साथ लिंक करवाता जाऊंगा। उससे ये होगा कि आपको फॉर्मूला समझने में भी आसानी रहेगी और आपको जो इसका जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो भी समझ आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, पहले पाकिस्तान के अंदर जो लोग टैक्स रिटर्न करते हैं उनको तो पता होगा कि भाई आप जो इनकम दे रहे हो उसके ऊपर आपको टैक्स देना है। आपको यहाँ पे कोई माफी नहीं। यहाँ पे बस इतना हो जाता है कि जी 6 लाख से सैलरी जिसकी कम है उसको टैक्स नहीं देना, जो 6 लाख से ऊपर है उसको टैक्स। बड़ा सादा सा सिस्टम रखा हुआ है, वहां पे ऐसा नहीं है। वहां पे जो आपकी ग्रॉस इनकम होती है ना, उस ग्रॉस इनकम में पहले कहते हैं कि भाई ये कुछ एडजस्टमेंट हैं जो हम आपको अलाउ करते हैं कि ये आप एडजस्टमेंट उसके अंदर कर सकते हैं। वो एडजस्टमेंट्स करने के बाद आप आ जाते हैं एजीआई के ऊपर। वो एडजस्टमेंट्स क्या होती है ये हम अभी आगे चल के देखें। तो आप आ जाते हो किस पे, एजीआई पे। तो एजीआई के बाद फिर आपको कहते हैं कि अच्छा भाई आप या तो स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लो, यानी कि जो भी आपका फाइलिंग का स्टेटस है, चाहे वो स्टेटस सिंगल है, मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली है, मैरिड फाइलिंग सेपरेटली है, हेड ऑफ हाउस होल्ड है, या क्वालिफाइंग सर्वाइविंग हाउस है, आप उसके अकॉर्डिंगली इसका स्टेटस ले सकते, डिडक्शन ले सकते हैं। या आपसे कहते हैं कि अगर आपने आइटमाइज डिडक्शन लेनी है, यानी कि आपने कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो कि आपने अपने एंड पे किए हैं, आप उनको लेना चाह रहे हो, तो आप वो भी यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है। तो आपको वहां पे ये क्या दे रहा है कि आपको दो जगह पे आपको ये डिडक्शन दे रहा है। एक आपको एडजस्टमेंट की सूरत में दे रहा है कि आप इतने एडजस्टमेंट यहाँ पे डाल सकते हैं, और दूसरी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन या आइटमाइज डिडक्शन में से एक ऑप्शन दे रहा है कि आप एक ले लें। और फिर उसके बाद आप टैक्सेबल इनकम बिफोर क्यूबीआई डिडक्शन पे आ जाते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको क्यूबीआई डिडक्शन में मिल जाएगी, यानी कि क्वालिफाइड बिजनेस इनकम डिडक्शन। ये बेसिकली क्या होता है कि भाई क्यूबीआई वैसे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके, लेकिन वैसे क्या है सिंपल समझाने के लिए कि वो लोग जो प्राइवेट लिमिटेड जिस तरह पाकिस्तान में होती है इस तरह वहां पे सी कॉर्प होती है। जो लोग सी कॉर्प पे बिजनेस, जिन्होंने सी कॉर्प बनाई हुई है, वो क्या कर रहे हैं, वो तो सिंपल 21% टैक्स दिया, खत्म, बात हो गई। लेकिन जो लोग सोल प्रोप्राइटर हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए मसला ये होता है कि वो तो अभी इतना नहीं सरवाइव कर पा रहे होते, तो उनको उनको टैक्स भी ज्यादा पड़ रहा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या सिस्टम है, यहाँ पे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है। आपकी जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई आप अगर सैलरी भी कर रहे हो, साथ में छोटा मोटा काम भी कर रहे हो, तो आपकी तो इनकम बढ़ जाएगी, तो आपको तो टैक्स की स्लैब कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। तो उसको कम करने के लिए आपको क्वालिफाइड बिजनेस इनकम दे देते हैं कि 20% ऑफ बिजनेस जो है आपको वो माफ कर देते हैं। जिस तरह आपको ऊपर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रही है, इस तरह नीचे आपको क्यूबीआई में 20% ऑफ क्वालिफाइड बिजनेस इनकम आपको माफ कर दिया जाता है। तो आपका टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है। तो आप
तो आ जाते हो टैक्सेबल इनकम पे। सबसे पहले आपने ग्रॉस इनकम से स्टार्ट किया। ग्रॉस इनकम में आपको पहले क्या दिए कि एडजस्टमेंट दी गई कि भाई ये एडजस्टमेंट हैं जो आप कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है ये अब आपको भी डिटेल में आगे देखते हैं कि सारी एडजस्टमेंट आपकी आगे लिखी हुई, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आप आ गए एजीआई पे। एजीआई में फिर आपको दिया उन्होंने ग्रॉस इनकम पे, फिर आपको कहा कि भाई अब या तो स्टैंडर्ड रख के ले लो कि भाई ये पैसे मैं आपको, आप हुकूमत खुद माफ कर रही है कि आपकी इनकम में से इतने पैसे ऑलरेडी माफ कर दी। जिस तरह पाकिस्तान में 6 लाख से कम पे सैलरी पे टैक्स नहीं है, तो आपको 6 लाख तक की यानी कि डिडक्शन दे दी। आप यूँ समझ लें, ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दी 6 लाख। इस तरह वहां पे भी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रही होती है, जो कि आपके फाइलिंग स्टेटस के अकॉर्डिंगली आपको मिल रही होती है। या आप यूबीआई या वो ऑटोमेटिक डिडक्शन भी ले सकते हैं। उनमें भी कुछ 5-6 चीजें होती हैं जो आपको अलाउ कर रहे होते हैं, वो आपने तो कोई खर्चे ऐसे किए हैं जो कि उसमें आ रहे हैं, तो आप वो अगर और वो अमाउंट ज्यादा बनती है स्टैंडर्ड डिडक्शन से तो आप वो ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी होती है। तो आप आ जाते हैं टैक्सेबल इनकम बिफोर क्यूबीआई। अगर आपका बिजनेस इनकम है तो फिर आपको क्वालिफाइड बिजनेस इनकम का 20% आपको डिडक्शन और मिल जाती है, और अगर आपकी सैलरी है और बिजनेस इनकम नहीं है तो वही आपकी टैक्सेबल इनकम। अब ये जो टैक्सेबल इनकम होती है इसके ऊपर लगता है आपकी टैक्स की स्लैब के अकॉर्डिंगली टैक्स की परसेंटेज। अगर आपकी थोड़ी इनकम है तो 10% लग जाएगी, ज्यादा इनकम है तो 15%, इस तरह बढ़ती जाएगी अप टू 37%। अब टैक्स की लाइबिलिटी तो आपकी बना दी कि भाई ठीक है जी आपका इतनी इनकम थी और उस पर इतना टैक्स देना था, लेकिन उसमें क्या होता है आपको 3 चीजें आपकी और इसमें आती हैं, जिसमें से 2 नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। नेगेटिव क्या है जी कि आपने अगर कोई पेमेंट से एडवांस की हुई है जिसमें आपका विदहोल्डिंग टैक्स कटा हुआ है सैलरी के टाइम पे, या 1099 में से कोई विदहोल्डिंग टैक्स कटा हुआ है, या आपने एस्टिमेटेड टैक्सेस जमा कराए हुए हैं। एस्टिमेटेड टैक्सेस क्या होते हैं, आप खुद से अपनी इनकम इनकम एसेस करके उसको 4 क्वार्टर्स पे डिवाइड करके आप अपना टैक्सेस जमा करा दें। ये एस्टिमेटेड टैक्स होते हैं, ये भी पूरा टॉपिक है कि हम इन डिटेल आगे पढ़ेंगे कि ये कैसे कैलकुलेट होते हैं, इनकी डेट्स क्या क्या होती हैं, कौन जमा कराएगा कौन जमा नहीं कराएगा, ये सारा आगे इन डिटेल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। अभी सिर्फ एस्टिमेटेड टैक्स का आपको समझा रहा हूँ कि ये होते क्या है। अच्छा, या आपको क्रेडिट्स मिलते हैं वहाँ पे क्रेडिट्स किस सूरत में मिलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चे हैं, आपको पर बच्चा 2,000 क्रेडिट मिल जाएगा। आपने आपकी इनकम कम है तो आपको अर्न इनकम क्रेडिट मिल जाएगा। तो इस तरह के बहुत से क्रेडिट्स होते हैं जो आपको मिल रहे होते हैं। आप ग्रीन व्हीकल यूज कर रहे हैं, मतलब कि आपने टेस्ला यूज कर रहे हैं, कोई और अच्छी व्हीकल यूज कर रहे हैं, आपको उस पर क्रेडिट मिलेगा। आपने घर में कूलर लगाया हुआ है उस पर क्रेडिट मिलेगा। आपने और कोई मतलब कि अडॉप्ट किया है कोई चाइल्ड, उसका खर्चा हुआ है उस पर क्रेडिट मिलेगा। मुख्तलिफ तरह के आपको क्रेडिट्स वो लोग देते हैं। तो वो क्या करते हैं, ये क्रेडिट्स क्या करते हैं, क्रेडिट्स आपकी टैक्स की लाइबिलिटी को कम कर देते हैं डॉलर फॉर डॉलर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी टैक्स लाइबिलिटी $1,000 बनी थी, क्रेडिट में आपको $500, तो अब आपने $500 क्रेडिट माइनस करके आपने सिर्फ 500 की पेमेंट करनी है। अच्छा, इसमें एक एडिशन क्या होती है, एडिशन हो जाती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स। अगर आप बिजनेस कर रहे होंगे तो आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे होंगे तो फिर आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स नहीं लगेगा वो, क्योंकि आपको ऑलरेडी सैलरी में से कट चुका होता है। तो फिर आपके एंड में बच जाता है टैक्स रिफंड या टैक्स ड्यू। अगर रिफंड होता है तो हुकूमत आपको वैसे वापस कर देती है। यहाँ पे पाकिस्तान की तरह नहीं है कि आप अगली रिटर्न में एडजस्ट करा लें, वहां पे ऐसा नहीं होता। आपका $1 भी रिफंड है तो आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है या आपको चेक भेज दिया जाता है। और अगर आपका टैक्स ड्यू है तो फिर आपको छोड़ते नहीं है, आपसे पैसे लेते हैं, और आप जितना लेट पेमेंट जमा कराते हैं उसके ऊपर पेनल्टी और इंटरेस्ट दोनों चार्ज हो। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है हैंड रेज करके, इसी टॉपिक से मुतालिक फिर अगर कीजिएगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अब ग्रॉस इनकम में क्या क्या चीजें होती एक 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 क्वेश्चन पूछ सकता हूँ मैं? हैं? जी जी प्लीज। हाँ, बस मैं इतना पूछ रहा था कि सेल्फ एम्प्लॉयड टैक्स जिस तरह से अगर कोई बिजनेस कर रहा है और उसमें एम्प्लॉय को उसने रखा हुआ है, और जिस तरह से उसको अपने पास से भी टैक्स पे करना पड़ता है, वही सिनेरियो यहाँ पे भी होगा अगर वो अपना जी बिजनेस जी कर रहा है। बिल्कुल है। तो उसको अपने हम्म। ऊपर जो टैक्स देना पड़ता है वो तो यहाँ पे लेस करना पड़ेगा, सॉरी ऐड जी करना 15 पड़ेगा। ऐड करना पड़ेगा, 15.3% टैक्स आपको ऐड करना पड़ेगा। जो भी आपकी बेसिस इनकम होगी ये उसके ऊपर 15.3 15.3, करना होगा या? 15.3%। नहीं, 15.3 तो नहीं। अच्छा अच्छा, आपने खुद भी उसका हाफ नहीं देना होगा? हाफ ऊपर एडजस्टमेंट आएगी, मैं अभी बताता हूँ आपको। 15 अच्छा, ओके, ठीक। सर ये पिछली हेलो। स्लाइड पे जरा जाइएगा।
हेलो। जी जी। अ, जी सर, आप मैं ना ये एक मिनट एक मिनट, अभी अभी कौन बोल रहा है? बोल कौन रहा है? मैं खालिद बात कर रहा हूँ। जी खालिद भाई। अच्छा, ये फेडरल इनकम टैक्स में आगे आपने दो एरो लगाए, रेगुलर टैक्स और अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स। ये हम्म। ये अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। देखिए वहां पे दो टैक्स यूज होते हैं कि अगर तो एक आपका जो रेगुलर टैक्स जो परसेंटेज बन रही है वो, या वहां पे एक और चीज ऑप्शन होती है अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स, कि अगर आप मिनिमम टैक्स पे करके जाना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन होती है, लेकिन ये आगे चल के टॉपिक आएगा। अभी फिलहाल आप इसको कंफ्यूज ना करें। अभी फिलहाल आप यही तक करें कि आपकी जो भी टैक्स की टैक्सेबल इनकम है उसके ऊपर आपकी परसेंटेज असेस होती है आपकी स्लैब के मुताबिक अकॉर्डिंगली, और उस पे आपको जो भी परसेंटेज आती है उस स्लैब के अकॉर्डिंगली उस पे और आपको टैक्स लग जाता ठीक। है। ठीक है। और अगर किसी का सवाल है तो प्लीज हैंड रेज कर ले, क्योंकि उस तरह पता नहीं लगता कि कौन बात कर रहा है। आपके सामने रिएक्शन की एक टैब होती है, रिएक्शन की टैब में रेज हैंड की ऑप्शन होती है। रिएक्शन के बटन में जाएंगे, वहां पे रेज हैंड की ऑप्शन होती है। जी हाँ, निकुल इस्लाम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, वालेकुम ये सलाम। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स काइंडली दोबारा एक दफ़ा बताएं। और दूसरा ये कि इसमें जो टैक्स होता है 15.3%, वो सारा का सारा पे करना है या उसका हाफ पे करना है? अभी अभी छोड़ दे, मैं अब सब बताता हूँ आपको, आप अभी कंफ्यूज ना अच्छा, हो। आप सिर्फ अभी ठीक है। इतना समझ लें कि आपको सेल्फ पेमेंट टैक्स ऐड होगा, बस इतनी बात है। वो अच्छा, ठीक कितना है। ऐड होगा, कहाँ से आएगा, क्या नहीं होगा, पूरा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स के ऊपर पूरा लेक्चर है आगे जा, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है भाई, उसकी ठीक है, ठीक हो कैलकुलेशन गया। कैसे होती है, कहाँ कहाँ होती है, आपके साथ एक पूरा सिनेरियो मैं चलाऊंगा, उसमें उसकी जी जी। कैलकुलेशन हम पूरी पूरी देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। जी ठीक है, ठीक हो गया सर, ठीक है, ठीक। थैंक यू। जी जस्टिन ग्रे। मिस्टर जस्टिन ग्रे। काशिफ रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। आई बिलीव कि मेरा क्वेश्चन इस टॉपिक से रेलिवेंट ही हो। हम्म। मेरे क्लाइंट भी हैं, उनसे मेरी बातचीत चल रही है उनकी रिटर्न सबमिट करवाने के हवाले से। तो मैंने कहा अभी तो मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, तो आप एक्सटेंशन, उन्होंने कहा मैं एक्सटेंशन अप्लाई कर दूंगी। सर मैं हम्म। ये मेरा क्वेश्चन ये है कि वो पीटीआईएन लेना ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में तो हम अपने जो भी अच्छा ये हमारा। एक एक काशिफ भाई, ये जितने भी जी जी क्वेश्चंस है ना ये इंशाल्लाह हम जी क्लास जी। के एंड में लेंगे। अभी मुझे आप सिर्फ इस फॉर्मूले से मुताबिक पूछ सकते हैं कोई क्वेश्चन, फिर जो क्योंकि होता है ये कि फिर क्लास बहुत लंबी हो जाती है ओके। और जी जी। जी इरेलीवेंट, क्लास कैन। क्योंकि जो लोग राइट। लोग होते हैं ना, फिर लोग जो जिनकी चीजें इनरेलीवेंट होती हैं वो थोड़ा माइंड जी करते प्लीज। हैं, ठीक। जी तो प्लीज। क्लास के जी एंड में आपका आपके क्वेश्चन का जवाब देकर ही मैं जाऊंगा, आप टेंशन ना लीजिएगा, बेशक तैयारी अफ्तारी इधर ही हो जाए, कोई टेंशन नहीं है, जी। ठीक है। आपका जवाब देके जाऊंगा, आप ये हम इसको बिल्कुल एंड में रखें। अच्छा जी। अब इसके बाद इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन में क्या है कि जी हमारे पास ग्रॉस इनकम में क्या क्या चीज। ग्रॉस इनकम में पहले तो हो गई जी वेजेस, जो सैलरी आपने ली। इसके अलावा अगर आपके पास कोई इंटरेस्ट इनकम आई है वो भी आपकी ग्रॉस इनकम का पार्ट होता है। आपको कहीं से डिविडेंड आया है तो आपको 1099 डीआईपी का एक फॉर्म मिल जाता है और आपको डिविडेंड आपके अकाउंट में चला जाता है। आपको कोई स्टेट की तरफ से कोई रिफंड आता है तो वो भी आपको ग्रॉस इनकम के तस्वुर किया जाता है। अच्छा, एलिमनी अब नहीं है कि 2019 तक थी, लेकिन पहले ये एलिमनी रिसीव भी ग्रॉस इनकम का ही पार्ट समझी जाती थी। बिजनेस की इनकम आपकी हो गई, आपने कोई चीज बेची है तो कैपिटल गेन आ गया, कोई लॉस आ गया वो भी इसी में। इसके अलावा क्या होता है, जिस तरह पाकिस्तान में अगर आप देखें, आप स्टेट लाइफ की पॉलिसी ले लें, ठीक है, या आपका ऑफिस में प्रोविडेंट फंड चल रहे होते हैं, तो वहां पे होता है आईआरए, ठीक है, इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट। अगर आपकी कोई पॉलिसी मेच्योर होती है इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट की, तो उसके जो पैसे आते हैं वो भी आपकी ग्रॉस इनकम का पार्ट समझ किए जाते हैं। इसमें भी आके दो काम होती है, उसकी हम इन डिटेल आगे जाके चल के इसको डिटेल में भी देखेंगे। अच्छा, पेंशन और एन्युटी से कोई पैसे आए हो तो वो भी आपके इनकम का पार्ट होते हैं। कोई रेंटल इनकम है वो भी आपके इनकम का पार्ट बनेगी। अच्छा, के वन। के वन क्या होता है कि बेसिकली अगर आपकी कोई 1065 पार्टनरशिप इनकम है, कोई आपकी पार्टनरशिप खोली हुई है आपने, उसकी आपने 1065 की रिटर्न जब आप करेंगे तो उसमें आपको देखेंगे कि हर पार्टनर का शेयर निकलता है और उस शेयर वो जो है वो के वन फॉर्म की सूरत में उनको दिया जाता है।
वो अपना अपना शेयर K1 फॉर्म जो है वो लेके अपनी पर्सनल टैक्स रिटर्न में वो ले आते हैं और वहां पे वो उसको फाइल करते हैं। तो वो भी इनकम का पार्ट। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन अगर आपको हुकूमत की तरफ से मिलती है, आप बेरोजगार बैठे रहे हैं, तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट जैसे मिली है, तो वो भी आपकी इनकम का पार्ट होगी। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, जिस तरह पाकिस्तान में EOBI होता है, आप 60 साल क्रॉस करने के बाद आपको पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं, इस तरह वहां पे 65 साल या 65.5 साल की उम्र के बाद आपको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलना शुरू हो जाते हैं। या इसके अलावा और कोई अदर इनकम भी हो तो वो भी इसका पार्ट होती है, ग्रॉस इनकम। ठीक है, ये कोई इतना कंफ्यूजन वाली बात नहीं थी, बता दिया। अच्छा, उस ग्रॉस इनकम में से आप माइनस क्या करते हैं? एडजस्टमेंट। ठीक है, अब एडजस्टमेंट क्या होती है? अगर आप कोई टीचर हैं और आपने कोई बच्चों के एजुकेशन के लिए कोई एजुकेशन एक्सपेंस किए थे, तो वो आप माइनस कर लें। ठीक है, आपको ने जो IRA की कॉन्ट्रीब्यूशन की थी, जैसे जिस तरह ऊपर आपको गेन मिला है, तो नीचे अगर आपको ने कोई कॉन्ट्रीब्यूशन की, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप स्टेट लाइफ की पॉलिसी है और आप हर साल 25,000 रुपये जमा कराते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने पॉलिसी ली हुई है 50 लाख की और आप 25,000 रुपये जमा करा रहे हैं हर साल, तो आप वो 25,000 रुपये यहाँ पे माइनस कर देंगे, और जब वो पॉलिसी निकल आएगी तो वो आपकी इनकम का तस्वुर होगी, और अभी आप जो जो पैसे दे रहे हैं उसकी किस्तें जमा करा रहे हैं, वो आप यहाँ से माइनस करते जाएंगे। ठीक है, फिर इसी तरह आपका हेल्थ सेविंग, सॉरी स्टूडेंट लोन, अगर आपने कोई स्टूडेंट लोन लिया हुआ है और उसके ऊपर आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो वो भी आप अपनी इनकम में से माइनस कर सकते हैं, उस इंटरेस्ट को भी। फिर उसके बाद आ जाता है आपका हेल्थ सेविंग अकाउंट। वहां पे जिस तरह पाकिस्तान में क्या होता है, आपने देखा होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस होती है आपकी ना। आपने क्या किया जी, पैसे लिए, आपने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करा लिया, अब आप पूरे साल में बीमार खुदा ना खासा पड़ गए, तो आपको हॉस्पिटलाइज की फीस है, डॉक्टर की फीस वगैरह, ये हमारी माइनस माफ हो जाएंगी। वहां पे एक और कॉन्सेप्ट यूज होता है, हेल्थ सेविंग अकाउंट, HSA। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई आप पॉलिसी ना लें, आप ये पैसे अपने अकाउंट में जमा करा दें, जिस तरह आप स्टेट लाइफ में भी आप इसी तरह पैसे जमा करा देते हैं। अगर खुदा ना खासा बीमार पड़ गए, तो हम आपको पैसे दे देंगे, आप इलाज करा लेना, और अगर नहीं पड़े तो आप ये पैसे जो है कुछ अर्से बाद वापस निकाल लेना। अब इंश्योरेंस जमा कराते तो इंश्योरेंस तो गई, इंश्योरेंस तो एक्सपेंस आउट हो गया, बीमार पड़े ना पड़े पैसे तो गए। लेकिन HSA में क्या होता है कि आपको पैसे वापस मिल जाते हैं। फिर इसके अलावा जो आर्मी होती है, उनको मूविंग एक्सपेंसेस का भी अलाउंस दिया जाता है, कि अगर वो मूव कर रहे हैं कभी किसी स्टेट में कभी किसी स्टेट में, तो उनको उसका भी अलाउंस दिया जाता है। अच्छा, वो जो भी बात हो रही थी ना भाई, कह रहे थे कि हाफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट टैक्स माइनस होता है, वो ये है, आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट में 1/2 ऑफ एम्प्लॉयमेंट टैक्स यहाँ पे माइनस करने को मिल जाता है। जो भी आपका बिजनेस इनकम होती है उसका हाफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट टैक्स आपको यहाँ माइनस कर देते हैं, और वहां पे जाके फिर आप फुल अमाउंट से चार्ज करते हैं। उसके बाद है जी आपकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हेल्थ इंश्योरेंस हो गई, रिटायरमेंट हो गई, आपने कोई आप खुद अपनी कोई रिटायरमेंट का कोई लॉन लिया हुआ है, तो वो भी आप सारे यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। या आपने कोई इंटरेस्ट विड्रॉल पेनल्टी ली, या आपने वो भी अगर आपको इंटरेस्ट लेट जमा कराने पे पेनल्टी भी लगी है, तो वो भी आप माइनस कर लेंगे। इसी तरह एलिमोनी, जिस तरह वो आपकी इनकम शुमार होती थी, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट में पेड में आप माइनस कर सकते थे, लेकिन अभी एलिमोनी वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। जब आप ये सारी चीजें कर लेते हैं, तो आप किस पे जाते हैं? एडजस्टेड ग्रॉस इनकम, यानी कि AGI पे। आपने ये AGI का वर्ड याद रखना है, ये आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आपको दूसरी डिडक्शन जो मिलती है ना, वो मिलती है आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन या आइटमाइज डिडक्शन। अगर तो स्टैंडर्ड डिडक्शन लेते हैं तो आपसे नो क्वेश्चन है, कोई मसला नहीं, आप माइनस कर लें। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं मेरे खर्च ज्यादा हुए, तो फिर आपको अलाउ करते हैं इन इन चीजों के मद में पैसे माइनस करने का, कि आप इन मद चीजों में पैसे माइनस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने मेडिकल एक्सपेंसेस किए हैं, वो आप माइनस कर सकते हैं। आपने कोई स्टेट या लोकल टैक्सेस पे किए हैं, वो आप माइनस कर सकते हैं। आपने कोई घर का मॉर्गेज इंटरेस्ट पे किया है, वो आप माइनस कर सकते हैं। आपने जो चैरिटेबल कंट्रीब्यूशंस किए हैं, वो आप यहाँ माइनस कर सकते हैं। या खुदा ना खास्ता आपके क्लाइंट का जो है वो घर में कुछ चोरी हो गई थी, या कोई हरिकेन आ गया था, या कोई सुनामी आ गया था, कोई सैलाब आ गया था, कोई तूफान आ गया था, तो उसके से कोई अगर नुकसान हो गया है, तो वो भी आपको यहाँ पे अलाउ कर देते हैं माइनस करने में। अब इनमें से जो भी हायर हो, आप लेना चाहें आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी होती है। लेकिन अगर आप आइटमाइज डिडक्शन लेते हैं, और आपको उसमें ऑडिट के चांसेस होते हैं कि वो आपका ऑडिट कर सकते हैं। अगर आप स्टैंडर्ड डिडक्शन लेते हैं, तो आपको ऑडिट नहीं करते, तो इसके लिए आपको कुछ सालों तक अपना डेटा संभाल के रखना पड़ता है, एविडेंस संभाल के रखना पड़ता है। तो लोग उससे बचने के लिए जहमत ही नहीं करते, कहते हैं यार कौन संभाल के रखे, तो लोग ज्यादातर स्टैंडर्ड डिडक्शन ही प्रेफर करते हैं।
अब यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। मैंने इन 3 चीजों को एक्सप्लेन किया है आपको, एक ग्रॉस इनकम, एडजस्टमेंट और आइटमाइज डिडक्शन। सर ये K1 फ्लो थ्रू इनकम लॉस, इसके बारे में थोड़ा काइंडली बता दें। अच्छा, कौन सा बात करें? वसीम अवान सर। ठीक है भाई, आपने कोशिश करनी है कि आपने ना, आपके सामने इलेक्शन का बटन होगा, उसमें हैंड रेस की ऑप्शन होती है। क्योंकि होता क्या है कि अगर इस तरह फिर सारे लोग घंटे बोलेंगे ना तो वो समझ नहीं आएगी। तो आप हैंड रेस करते जाएंगे, मैं आपको वन बाय वन बोलता जाऊंगा, फिर आप क्वेश्चन करते जाइएगा। केवन क्या होता है कि आपने फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप खोली है, पार्टनरशिप एलएलसी आपने खोल ली है, मल्टीपल पार्टनर्स आपने 2 या 3 लोग मिले और अपनी एक एलएलसी खोली। अब उसकी जो रिटर्न है वो होती है 1055 की रिटर्न। अब उसमें से क्या होता है, उसमें कोई टैक्स की लायबिलिटी नहीं होती, वो पास थ्रू एंटिटी कहलाती है। मतलब क्या कि आपने जस्ट ये देखना होता है उसके अंदर रिटर्न में कि आपकी टैक्सेबल इनकम में आपका शेयर कितना है। तो वो प्रॉफिट लॉस आप उसमें एंटर करते हैं, और उसके बाद जो भी प्रॉफिट निकलता है उसमें जितना परसेंट आपका शेयर होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर 4 लोग हैं, 25-25% के हिसाब से बना 1 लाख की इनकम हुई। ठीक है, नेट इनकम आपकी जो आई, नेट प्रॉफिट आया, टैक्सेबल प्रॉफिट वो 1 लाख आया है, तो 25-25 हजार का केवल चारों को मिल जाएगा। वो जो 4 लोग होंगे वो चारों केवल अपनी अपनी इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न 1040 में उसको ऐड करेंगे, और उसके बाद जो भी टैक्स बनेगा उसको पे करेंगे। ठीक हो गया? हो गया। ठीक। अच्छा जी, अगला हाथ खड़ा किया है जी मुजाहिद फरीद साहब। जी जी। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि क्या यहाँ कोई पॉसिबिलिटी है एक्रूअल और एक्चुअल पेमेंट बेसिस? क्या ऐसा भी होता है कि कोई बिल्कुल एक्रूअल बेसिस पे भी एक्सपेंस क्लेम? जी। बिल्कुल, आपकी आपने रिटर्न जब आप फाइल करते हैं तो आपकी मर्जी होती है कि आप उसे कैश बेसिस पे बना रहे हैं या अक्रूवल बेसिस पे बना रहे हैं। लेकिन अगर आप उसको कैश बेसिस पे बना रहे हो, कल को आपको लगता है कि मुझे अक्रूवल बनानी चाहिए, फिर आपको 3115 फॉर्म भी साथ में फिल करना पड़ता है। और कल को फिर आपको दोबारा लगता है कि नहीं यार मुझे कैश अच्छा। बेसिस ही शूट करना, तो फिर दोबारा फिर आप 3115 फॉर्म फिल करेंगे। उसमें फिर ये होता है कि आपको बताना पड़ता है कि आप क्यों शिफ्ट कर रहे हैं और क्या वजूहत हैं, और आपने क्या क्या चेंजेस एजम्पशन ली हैं इसके अंदर। और कल को दोबारा, और अगर इनके उसमें आपको ज्यादा फर्क आए तो आपका ऑडिट भी खुल सकता है। यस यस, यही सवाल था। ऑडिट ऑडिट का चांस बढ़ जाएगा ना फिर उसमें, फर्क जब बिल्कुल पेमेंट और बिल्कुल उसमें आएगा, अक्रूवल में। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल इसीलिए जो है ना वहाँ पे लोग कैश बेसिस को अच्छा यूज करते एक। हैं, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि जो आपके स्टार्टिंग बिजनेस होते हैं ना, जो सरवाइव करना रहे होते हैं, वो कैश बेसिस को ही प्रेफर करते हैं, ताकि उसमें कम इनकम शो हो और कम आपकी जो है वो प्रॉफिट शो हो, जिससे आपको जो है वो फायदा रहता है। अच्छा, एक सवाल बस और मेरे पिछले सवाल से ही रिलेटेड है, थोड़ा सा इसको मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा। पेंशन, बल्कि वो जो सवाल कहाँ गया वो आपका अमाउंट एलमनी, वो जो हम बात कर रहे थे ना जिसमें हाफ इधर ऐड होना है और पीछे नीचे फुल डिडक्ट होना है, उसको थोड़ा सेल्फ सा मुझे एम्प्लॉयमेंट। एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि बिजनेस। जी जी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सर जी। जी जी, वो बेसिकली ये होता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी बिजनेस इनकम थी, आपके इनकम में से आ गया आपका फॉर एग्जाम्पल से 1 लाख का इनकम आ गई। ठीक है, अब 1 लाख, ठीक है अभी मैं ठीक तो है। समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं, क्योंकि इसमें मजीद और भी चेंजेस आती हैं, लेकिन अभी सिर्फ साथ साथ समझा रहा हूँ मोटा मोटा। सर आपकी 1 लाख जी इनकम आई, अब 1 लाख इनकम का सेल्फ पेमेंट टैक्स से काले 15.3% तो बन जाता है 15,300। ठीक है, सही। अब 15,300 का हाफ कर ले तो बन जाता है 7,650। ठीक 150। है, जहाँ से जी 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 जी। ठीक है, तो आप जो ग्रॉस इनकम होगी उसमें से आप 7,650 माइनस कर देंगे टैक्स। आपकी जो इनकम होगी वो पीछे की कितनी रह जाएगी, पीछे 1 लाख में से 7,650 माइनस करेंगे तो पीछे आपकी 92 या 96,000 समथिंग रह जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर जी आप जी अपनी जो भी जी। डिडक्शन है वो हम्म सारी लेने के बाद जो टैक्सेबल इनकम आएगी उसके बाद फिर आपका सेल्फ टैक्स उसमें ऐड बैक हो जाएगा। हम्म। ठीक है, हाँ जी, खालिद दावर साहब। अच्छा सर, ये एक तो एडजस्टमेंट्स की डिडक्शन होगी, यानी एडजस्टमेंट्स हैं, फिर उसके बाद ये आइटमाइज डिडक्शंस हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, आपको नीचे जो है ना आइटमाइज डिडक्शन या स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसमें आपके पास चॉइस है कि आपने आइटमाइज डिडक्शन लेनी है या स्टैंडर्ड डिडक्शन लेनी नहीं है। नहीं, जो ये नहीं। एडजस्टमेंट्स है ना, एक, ये तो आपने जी जी, करनी ही करनी है। जो एडजस्टमेंट्स है वो आपने करनी ही करनी है।
अच्छा, वो ठीक आपने है, ठीक। इनकम में से हटानी ही हटानी है, उसको इनकम में से ठीक। आउट करना ही करना है, और अपनी इनकम को कम करना ही करना है। जो नीचे आ जाते हैं ना डिडक्शन, सेकंड डिडक्शन, जिसमें आपके पास आइटमाइज या स्टैंडर्ड डिडक्शन है, वो उसमें से आपकी मर्जी है कि आप आइटमाइज ले लें या स्टैंडर्ड ले लें। ठीक स्टैंडर्ड है, में ठीक आपके है, ठीक। स्टैंडर्ड रेट हर साल के अलग अलग होते हैं, कि फॉर एग्जाम्पल आपने जो है वो मेरिट फाइलिंग ज्वाइंटली है, तो 28,000 समथिंग अमाउंट आप माइनस कर लेंगे। सिंगल कर रहे हैं तो 15,000 कुछ, आपकी 14,000 कुछ अमाउंट है वो आप माइनस कर लेंगे। वो आपसे कुछ भी नहीं पूछेंगे। जिस तरह पाकिस्तान में क्या होता है, मतलब सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, सैलरी है आपकी 6 लाख तक की, इनकम एग्जाम्प्ट है, 6 लाख एक के ऊपर आप टैक्स देंगे। तो आप यहाँ पे यूं समझ लें कि स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है, 6 लाख। ठीक है, ठीक है। ठीक है। और भी किसी ने हाथ खड़ा किया था, मेरे ख्याल से शायद हनीफ साहब थे, हनीफुल इस्लाम साहब। जी जी। जी सर। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है, इसमें ये ग्रॉस इनकम में स्टेट टैक्स रिफंड, तो टैक्स रिफंड हमारा इनकम का क्यों पार्ट बनेगा? ग्रॉस इनकम में अगर देखें, स्टेट आपको वापस करती है पैसे, हम्म। स्टेट आपको पैसे देती है, ठीक है, तो वो आपकी इनकम हो जाती है टैक्सेबल। तो हमें उस पर दोबारा टैक्स पे करना है हाँ उस लेकिन रिफंड वो, पे? हाँ ये जो टॉपिक है ना, ये पूरा एक नेक्स्ट टॉपिक होगा। इसके ऊपर अच्छा। मैं आपको पूरा बताऊंगा कि वो कब टैक्सेबल होगा और कब टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ये पूरी, ठीक हाँ है, ये पूरी एक ट्री डायग्राम बनेगी कि ठीक है। आपका वैसे वो जो स्टेट का रिफंड होगा वो टैक्सेबल नहीं होता। वो सिर्फ एक सूरत अच्छा, में टैक्सेबल होता है कि अगर आपने सेल्स टैक्स और लोकल टैक्स का रिफंड लिया वो, फॉर एग्जाम्पल अच्छा। आपने किसी चीज के ऊपर, तो उस सूरत में फिर वो कहते हैं कि ठीक है जी, फिर हमें आप इनकम टैक्स दो। अदरवाइज वो वो नहीं होता। ये पूरा टॉपिक होगा, ये इन डिटेल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। अच्छा जी। हनीफुल इस्लाम साहब के बाद हैं कौन, वाय खान। वाय खान के नाम से किसी भाई ने हाथ खड़ा किया हुआ है। आप लोग काइंडली कोशिश किया करें, पूरा नाम लिखा करें। अक्सर जो होता है खुद भी नहीं पता होता कि मैंने किस नाम से लॉगिन किया हुआ है। अब पता नहीं, शायद भाई को पता नहीं लग रहा है या उनका माइक का मसला है। चलिए खैर, शोएब बेग साहब। सलामकुम सर। सर एक चीज को आपने क्यूबीआई डिडक्शन जो मेंशन किए हैं, सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। क्यूबीआई डिडक्शन अभी आपने बता दी है, ये वो एडजस्टमेंट्स, यही वो सारी क्यूबीआई एडजस्टमेंट्स हैं यूबीआई क्वालिफाइड? यूबीआई यूबीआई एडजस्टमेंट बेसिकली क्या होती है, आपकी बिजनेस जितने भी है, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का प्रॉफिट है, तो आपको 20% उसकी और एडजस्टमेंट दे देंगे कि ठीक है जी, आप टैक्सेबल इनकम जो है वो 1 लाख की नहीं होगी, वो 80,000 होगी फिर। अच्छा, ये तो फिक्स 80,000 पे फिक्स होती टैक्स है, लगता जिस तरह से पहले जिस है। तरह हाँ से आपने ये ऊपर भी फिक्स बताया होगा। था स्टैंडर्ड डिडक्शन होती जी है, जी वही उसी तरह से। जी 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 जी। ठीक, ये भी फिक्स्ड है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, वाय खान अगर सुन रहे हैं मुझे, मुजाहिद फरीद साहब। अच्छा सर, ये जो आप 20% अगर यहाँ डिडक्शन ले लेंगे फॉर एग्जाम्पल अपने हम्म बिजनेस की, तो एज हम्म। बिजनेस अगर आपने जो टैक्सेशन करानी है उसका क्या बनेगा, फिर वहां पे क्या इम्पैक्ट होगा उसका? आपको टैक्स लाख पे नहीं लगेगा, आपको टैक्स अस्सी मतलब हजार पे आप लगेगा। दो तरह से भी हाँ वो तो सही है, लेकिन अगर बिजनेस इनकम आपकी सेपरेट है और आप यहाँ पर अलग बिजनेस, सॉरी एज एन इंडिविजुअल आप दो तरह से मैटर, अच्छा अच्छा, आप ये कह रहे हैं K1 फ्लो थ्रू इनकम लॉस जो है वो अलग पार्टनरशिप में होता है, लेकिन अगर आप एज एन इंडिविजुअली बिजनेस कर रहे हैं तो वो हम्म। बिजनेस यहाँ कहाँ फॉल करेगा? मैं वेजेस, फौज बताता हूँ। इंटरेस्ट, डिविडेंड, मैं स्टेट सिंपल, टैक्स। मैं बताता हूँ, जैसे अच्छा, फॉर बिजनेस एग्जाम्पल इनकम। आपकी आपकी 10,000 की सैलरी, ठीक है, 10,000 सैलरी हम्म। थी। आपने कहीं पार्टनरशिप की हुई थी, 5,000 आपको वहां से भी आ गया, 15,000 हो गया। ठीक है। पैंतीस सही 35,000 आपको जो है आपका बिजनेस का प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट आपका आया पैंतीस सही। हजार टोटल आपका कितना हो गया, 50,000। हम्म। ठीक है। अच्छा, अब ठीक है। 50,000 में से जो 35,000 का 20% आप ले लें, तकरीबन 7,000 बन जाएगा। जी जी। ठीक है, तो वो आप माइनस कर लेंगे। ठीक है। और अच्छा, ओके ओके पहले ओके, पहले तो ठीक है। आप फॉर एग्जाम्पल सिंगल है तो आप 14,000 समथिंग जो है ना वो माइनस करेंगे उसके अंदर से। ठीक है, पीछे रह जाएगा 35,000। 35,000 में फिर मजीद जो है आप तकरीबन सही। जो है वो 7,000 क्यूबीआई के नाम का भी, जो आपकी बिजनेस इनकम 35,000 था उसका 20% आप 7,000 यहाँ पे माइनस कर देंगे।
तो आपको और कम हो जाएगा। फिर आप सही। 35 में से 7 और माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, 28। तो अब आपने जो टैक्स देना है ना वो 28,000 के ऊपर देना है। जी। 28,000 पे जो आपकी टैक्स स्लैब लगेगी वो आपको लगेगा। ओके। ये अभी मैंने सिर्फ मोटा मोटा समझाने की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया, ये इसमें और भी प्लस चले माइनस चले उसमें चीजें चले, काफी, डन डन। लेकिन आपको एक ना स्ट्रक्चर सही सही समझ आ सही। गया होगा कि किस तरीके से वर्किंग हो रही है। ठीक है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओके, थैंक यू। वेलकम। वाई खान भाई, अगर अभी भी आपको मेरी आवाज आ रही है, हैंड फ्रीज है आपका, माइक अगर आपका मसला है तो आप चैट में मैसेज लिखते हैं, ठीक है, मैं वहां पे अप्लाई कर दूंगा। आगे चलते हैं। अच्छा, एडजस्टेड इनकम का फार्मूला मैंने वैसे दोबारा भी लिख दिया ताकि बाद में भी लोग परेशान होते हैं, तो मैंने उनके लिए अलग से भी लिख दिया था कि ग्रॉस इनकम में से जो एडजस्टमेंट माइनस करते हैं वो एडजस्टेड ग्रॉस इनकम होती है। वो कौन सी है, वो आपकी ये एडजस्टमेंट है। ग्रॉस इनकम आपकी ये थी और एडजस्टमेंट आपकी ये थी, जिसमें आपके जो एजुकेटर एक्सपेंसेस, IRA कंट्रीब्यूशन, लोन ऑन इंटरेस्ट, हेल्थ सेविंग अकाउंट्स ये वगैरह, ये सारी आपकी माइनस हो जाती है। ठीक है, तो आप किस पे आ जाते हो, AGI पे। ये आपका सबसे टॉप पे, थर्ड लाइन पे आपको आ रहा होता है। तो एडजस्टेड इनकम इज ग्रॉस इनकम माइनस एडजस्टमेंट। बाकी ये आईआरएस की वेबसाइट है, आपको एक 1040 का एक रिव्यू दे देता हूँ, 1040 की शक्ल क्या होती है, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलिए आप यहाँ पे जाएं, गूगल पे आप लिखें 1040 IRS, ठीक है, तो ये आपको आईआरएस की वेबसाइट खुल के आ जाएगी और ये आपका फॉर्म है। ये है हमारे पास 1040 का फॉर्म, जो कि रिटर्न का फॉर्म है। इसके दो पेजेस होते हैं, ठीक है। पहले पेजेस पे सारी इनकम, पहले आपकी आ जाती है डिटेल, आपका नाम, ठीक है, आप अगर आप ज्वाइंटली फाइल कर रहे हैं तो आपकी स्पाउस का नाम, आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर, ठीक है, स्पाउस का सोशल सिक्योरिटी नंबर, फिर एड्रेस आ जाता है, और उसके बाद नीचे आ जाता है आपका फाइलिंग का स्टेटस। आप सिंगल हैं तो आप टिक करेंगे, मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली है तो इस पे आ जाएंगे, सेपरेटली कर रहे हैं तो इस पे आ जाएंगे, हेड ऑफ हाउस होल्ड है तो इधर आ जाएंगे, और क्वालिफाइड सर्वाइविंग स्पाउस है तो इस पे आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आगे और चलें तो यहाँ पे आप क्या जाते हैं, डिपेंडेंट, जो भी बच्चे या और लोग जो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं वो आप उनकी डिटेल यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। फिर आपके सबसे पहले आती है वेजेस सैलरी, बॉक्स 1A, ठीक है, यहाँ पे आपकी सैलरी आ जाती है। उसके बाद जो मैं आपको मेन मेन दिखा देता हूँ इसके अंदर, ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या आ जाता है, ये देखिए ना, ये आपकी ये आपकी जितनी भी है आइटमाइज रिडक्शन की चीजें, वो सारी ये टू बॉक्स के अंदर आ रही हैं। 2A के अंदर आपके टैक्स एग्जेम्प्ट इंटरेस्ट, क्वालिफाइंग, और क्या आ रहा है आपका, IRA डिस्ट्रीब्यूशन आ गई 4A में, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी। अच्छा, उसके बाद और थोड़ा सा नीचे आए तो आपकी जितनी भी इनकम सारी टोटल हो रही होती है ना, ये सारी आपकी बॉक्स 9 में आगे ऐड हो जाती है। और 10 में जितनी आपकी एडजस्टमेंट होती है वो माइनस करने के बाद आप 11 में AGI के ऊपर आया। ठीक है, AGI कौन सी थी, जो मैंने आपको दिखाई थी, ये वाली AGI। भाई किसी का माइक ऑन है, बंद कर दें काइंडली। ये आप AGI पे आ, मैं किसी का माइक ऑन है भाई। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सर स्क्रीन आपको शेयर मिल कर जाएंगे, दीजिएगा काइंडली। अच्छा दोबारा कर, अच्छा जी, आ रही स्क्रीन आपके सामने, जी सर आ रही है। थैंक यू। अच्छा जी, बॉक्स 11 में आपको AGI में कैलकुलेट हो जाती है आपकी। 12 में आप स्टैंडर्ड डिडक्शन या आइटमाइज डिडक्शन की अमाउंट माइनस करते हैं, और 13 में अगर आपकी QBI है तो QBI माइनस हो जाती है।
और फिर उसके बाद आपका जो बॉक्स नंबर 15 है, इसमें आपकी टैक्सेबल इनकम फाइनल जिसके ऊपर टैक्स लगना है वो आ जाता है। ये मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ फॉर्म। अभी इंशाल्लाह हम टैक्स रिटर्न आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो उसमें मैं आपको उसकी सारी जो फॉर्म आपने अगर देखा होगा तो आपको फिर उसको समझने में जरा आसानी हो जाएगी। यहाँ पे आपका टैक्स रिलेट होता है बॉक्स नंबर 16 के अंदर। और फिर आपको उसके अलावा कुछ क्रेडिट्स माइनस होते हैं। और इसके अलावा जो आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स है ना, ये आपका बॉक्स नंबर 23 में लग रहा होता है। ठीक है। और फिर उसके बाद आपने जो भी पैसे पेमेंट्स एडवांस की हुई है, वो आपने चाहे वो W2 में कटी हुई है या 1099 से कटी है या आपने खुद से पेमेंट की हुई है, तो वो आपके यहाँ पे सारी माइनस हो जाती है। और क्रेडिट्स भी आपके यहाँ पे सारे माइनस हो रहे होते हैं। और फिर आप एंड में आ जाते हैं कि आपकी पेपल इनकम बन रही है या आपने टैक्स पे करना है या आपने टैक्स रिफंड लेना है। वो आपके बाद साथ आप अकाउंट नंबर आप दे देते हैं अपना। उस अकाउंट नंबर के अंदर आपके पैसे या तो माइनस हो जाते चले जाते हैं, या आपके पैसे अगर पेबल होता है तो डिडक्ट के लिए आते हैं, और अगर रिफंड होता है तो ट्रांसफर हो जाते हैं पैसे, या आपको चेक मिल जाता है। नीचे आप साइन कर देते हैं और आपकी रिटर्न तैयार। ये है सादा सा 1040 का फॉर्म। इसमें भी इंशाल्लाह हम आगे सॉफ्टवेयर की से जब रिटर्न करेंगे, उसमें हम इसको इन डिटेल समझते जाएंगे हर ट्रांजेक्शन की कि किस तरह से वर्क कर रही है। अब चलते हैं, लास्ट क्लास में भी मैंने शायद ये दिखाया था फाइलिंग की रिक्वायरमेंट क्या होती है। आप अगर इंडिविजुअल हैं और वहां पे अर्निंग कर रहे हैं, आप वहाँ आपका एसएसएन आपके पास है, तो आपको इंडिविजुअल लेवल पे 15 अप्रैल तक आपको अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। और अगर आप किसी वजह से नहीं फाइल कर पा सकते, तो आप क्या करते हैं, 4 फॉर्म होता है, वो आप अप्लाई कर देते हैं, फाइल कर देते हैं। आपको नो क्वेश्चन एस्क्ड आपको एक्सटेंशन मिल जाती है, और आपके पास डेट आ जाती है 15 अक्टूबर तक। लेकिन इसमें कैच ये होता है कि आपको टैक्स की रिटर्न की फाइलिंग की एक्सटेंशन दे देते हैं, लेकिन टैक्स लाइबिलिटी आपको स्टिल 15 अप्रैल तक ही पे करनी होती है। तो उसके लिए फिर आप अपना एस्टिमेट निकाल के आप एडवांस टैक्सेस पे कर देते हैं। अगर आपका रिफंड बनता होगा तो आपको रिफंड वापस मिल जाएगा, और अगर आपकी लाइबिलिटी स्टिल बनती होगी तो फिर आपको मजीद पे करना पड़ेगा, लेकिन उस पर आपको पेनल्टी भी लगेगी और इंटरेस्ट भी चढ़ेगा। फिर उसके बाद हमने देखे थे जी कि फाइलिंग स्टेटस क्या थे। फाइलिंग स्टेटस में एक सिंगल फाइलिंग आपका प्रिपेयर होता है, सिंगल, यानी कि जैसे आप सादा अल्फाज में कह जी छड़ा, तो आपके पास कोई डिपेंडेंट नहीं है, आप अकेले हैं, खुद कमाते हैं, खुद ही खाते हैं, खुद ही उड़ाते हैं, तो आप हैं सिंगल। अच्छा, अगर आप मैरिड हैं तो फिर आप मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली करेंगे। लेकिन ये मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली या सिंगल का स्टेटस कैसे डिफाइन होगा? ये डिफाइन होगा रात को 12 बज के 59 मिनट और 59 सेकंड के ऊपर, कि आप मैरिड थे या सिंगल। अगर आप पूरे साल सिंगल रहे और आपका क्लाइंट जो है वो पूरे साल सिंगल है, और क्लाइंट जाता है किसी न्यू ईयर पार्टी में और वहां पे जाके उसको उसकी ड्रीम गर्ल मिल जाती है, दोनों एक दूसरे के साथ कहते हैं जी हम अभी शादी करेंगे, और वहीं पे ही पादरी खड़ा होता है और वो कहता है ठीक है जी आज तो तुम्हारी शादी करा देता हूँ, और वो शादी कराता है, और शादी करा के आपकी जो शादी है वो 11 बज के 59 मिनट पे हो जाती है। तो फिर अब आप पूरे साल मैरिज फाइलिंग ज्वाइंटली की रिटर्न फाइल करेंगे। और अगर आपका दिमाग घूम गया उस दिन और आप साल भर मैरिड रहे और आप 11 59 के ऊपर आप आपकी डाइवोर्स हो जाती है आपके क्लाइंट की, तो फिर आप सिंगल भी फाइल करेंगे। ठीक है। तो जो भी स्टेटस डिसाइड करेगा वो क्या करेगा, रात को 12 दिसंबर 31 दिसंबर 2031 दिसंबर को रात को 11 बज के 59 मिनट पे जो आपका स्टेटस होगा वो आपको डिफाइन करेगा। अच्छा, अगर किसी वजह से आप नहीं चाहते कि आप अपने एसेट्स अपनी बेगम के साथ शेयर करें, या कुछ और वजह हो, या कोई डिवोर्स का केस चल रहा है, तो आप मैरिज फाइलिंग सेपरेटली भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर क्लाइंट में से कोई एक का स्पाउस मर जाता है और उसके पास चाइल्ड है, डिपेंडेंट है, तो वो क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस भी डिपेंडेंट चाइल्ड का स्टेटस में फाइल करेगा, और वो करेगा ये रिटर्न 2 साल तक अलाउ होगा। इसमें उसको क्या मिलेगा, उसमें इसको वही बेनिफिट मिलेंगे जो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली में मिल रहे होते हैं, यानी कि सारी थ्रेशोल्ड स्टैंडर्ड डिडक्शन के रेट्स वगैरह सब कुछ उसको मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली के मिल रहे होंगे।
2 साल के बाद जब तीसरे साल में वो फिर हेड ऑफ हाउस होल्ड में ट्रांसफर हो जाएगा। हेड ऑफ हाउस होल्ड में क्या होगा कि भाई जो बंदा अकेला कमाने वाला है और उसके डिपेंडेंट। हाँ, अगर मीन वाइल इन साल में वो शादी कर लेता है तो वापस वो दोबारा वही मेरिट फाइलिंग जॉइंटली में ट्रांसफर हो जाएगा। ये स्टेटस मैंने लास्ट टाइम आपके साथ डिस्कस किए थे। इसमें से किसी का सवाल हो तो पूछ सकता है। जी मोहम्मद वसीम साहब। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे हेड ऑफ अगर तो वाइफ उसकी जैसे यहाँ पे हाउस वाइफ होती है, वो इनकम नहीं है हम्म, उसकी, तो वो फिर भी जी सेपरेटली बिल्कुल। तरह होगा, बिल्कुल हेड ऑफ नहीं करेगा वो। नहीं नहीं नहीं, वो मैरिज फाइलिंग ज्वाइंटली ही करेगा, अपनी वाइफ के साथ करेगा, बेशक वाइफ कमाए बेशक वाइफ ना कमाए। ठीक है, हेड ऑफ हाउस होल्ड वाली सिर्फ करेगा अगर उसके बच्चे हैं सिर्फ और वाइफ नहीं है। अगर वो अकेला है और उसके पास डिपेंडेंट्स है, चाहे वो मर्द है या औरत है, और बच्चों के साथ है, तो वो फिर हेड ऑफ हाउस होल्ड में करेंगे। मतलब अगर उसके पेरेंट्स हैं साथ और बच्चे हैं तो देन वो हेड ऑफ हाउस होल्ड में करेगा। और बिल्कुल। अगर वो उसके वाइफ अगर कमा रही है या नहीं कमा रही, वो मैरिड फाइलिंग वाली करेगा। जी बिल्कुल ऐसे ही। अब थैंक यू इसमें सर। एग्जांपल दे देता हूँ उसकी क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस की, कि फॉर एग्जांपल 2023 में एक स्पाउस मर जाता है, तो जो 2023 की रिटर्न है वो मैरिज फाइलिंग ज्वाइंटली ही होगी। ठीक है, इसमें वो चेंज नहीं होगा। 2024 की जो रिटर्न होगी वो क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस में होगी अगर उसके पास डिपेंडेंट है तो। और 2025 की रिटर्न भी मैरिज फाइलिंग क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस में होगी अगर उसके पास डिपेंडेंट। 2026 की जो रिटर्न होगी वो सर वो किस में चली जाएगी, हेड ऑफ हाउस होल्ड। ठीक है, अगर किसी को जी कंफ्यूजन हो तो मैंने यहाँ पे भी क्लियर कर दिया। और किसी को कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था जी कि पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या होते हैं टैक्स रिटर्न फाइल करने के। हमने कहा था जी, अगर आपने ज्यादा पैसे दे दिए और आपके कम बनते थे तो आपको वापस मिल जाएंगे पैसे। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि पैसे दबा के बैठ जाएंगे। फिर उसके बाद क्या है जी, आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी से बचत हो जाएगी अगर आप टाइमली रिटर्न फाइल करते हैं तो। फिर अगर आपने किसी एड लेनी है, बैंक से लोन लेना है, या वहां पे एक इदारा है एसबीए, वो आपको स्मॉल बिजनेस लोन देता है। जैसे अभी कोविड, पिछले दिनों कोविड आया था तो उसने सारे बिजनेस को लोन दिए। फिर उसके बाद अभी ये हरिकेन्स आए थे जिसमें हेलिन और मिल्टन के नाम से हरिकेन्स आए थे, तो फिर उन्होंने सबको जो है वो डिजास्टर लोन दिए। तो अगर आपने उसके लिए अप्लाई करना तो उसके लिए आपकी टैक्स रिटर्न फाइल होना जरूरी है। फिर उसके अलावा आपके सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, जिस तरह पाकिस्तान में यूबीआई इस तरह वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी है। तो अगर आपने सोशल सिक्योरिटी लेनी है तो आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। फिर उसके बाद वही कि आपको एक्यूरेट पिक्चर ऑफ माइंड, कि आप एक्यूरेट पिक्चर ऑफ इनकम मिल जाती है कि भाई आपको पता होता है कि भाई आपने कितना कमाया, कितना कमाया, कितना लगाया। और पांचवा ये पीस ऑफ माइंड होता है कि भाई आपको कंपनी, आप लोगों के हुकूमत के बाय लॉज पे काम कर वर्क कर रहे हैं, उनकी बात मान रहे हैं, उनकी लॉज पे पूरा का वो कर रहे हैं, तो आपको एक पीस ऑफ माइंड भी होता है। अच्छा, उसमें क्या है, अब फिर उसके बाद हमने देखा था कि वहां पे लोग, मैंने आपको जैसे बताया था कि वहां पे तकरीबन 35 करोड़ के करीब, 35 करोड़ के करीब आबादी है, जिसमें से तकरीबन 17.5 18 करोड़ लोग रिटर्न फाइल करते हैं। उसकी वजह क्या है कि वो लोग रिफंड लेते हैं। रिफंड कैसे लेते हैं, उनकी इनकम कम होती है तो उनको क्रेडिट्स मिलते हैं। क्रेडिट्स में क्या होता है, आपको अर्न इनकम क्रेडिट मिलता है कि आपकी इनकम कम है, आपको अर्न इनकम क्रेडिट मिल जाता है। आपके पास बच्चे हैं, फी बचा 2,000 क्रेडिट मिल रहा होता है। आप पढ़ा रहे हैं तो आपको अमेरिकन अपॉर्चुनिटी टैक्स क्रेडिट मिल रहा होता है या लाइफ टाइम लर्निंग क्रेडिट मिल रहा होता है। अगर आप ने जो है वो आईआरए अकाउंट में मार्केट प्लेस इंश्योरेंस ली हुई है तो आपको प्रीमियम टैक्स क्रेडिट मिल रहा होता है, जिसमें आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होती है। उसके अलावा आपको हेल्थ कवरेज के टैक्स, फिर उसके अलावा अगर आपने गाड़ी अच्छी ली हुई है तो आपको गाड़ी का व्हीकल का ग्रीन व्हीकल टैक्स क्रेडिट मिलता है। तो ये वो क्रेडिट्स होते हैं जिसमें से कुछ रिफंडेबल होते हैं, कुछ नॉन रिफंडेबल होते हैं। रिफंडेबल का मतलब ये है कि अगर टैक्स की लाइबिलिटी नहीं हुई तो आपको कैश सूरत में पैसे अदा कर देते हैं। और नॉन रिफंडेबल वो होते हैं कि सिर्फ वो टैक्स की लाइबिलिटी को जीरो करेंगे, वो इसके अलावा आपको कैश के रूप में वापस नहीं मिलेंगे। तो वो आपको, आप जैसे हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं, मैं आपको भी करके भी दिखाऊंगा कि एक बंदे की इनकम मैं थोड़ी सी रखूंगा और दिखाऊंगा कि उसको क्रेडिट मिल रहा होगा, तो बजाय इसके कि वो हुकूमत को टैक्स दे, हुकूमत उल्टा उसको दे रही होगी पैसे। और वो हर साल
9,000 8,000 6,000 का टैक्स क्रेडिट लेके चला जाता है, और जो कि एक अच्छी खासी अमाउंट होती है, मजाक नहीं होती। तो लोग रिटर्न फाइल करते हैं, और यही वजह है कि वहां पे शॉर्टेज होती है टैक्स प्रिपेयर्स की इन दिनों। तो आपका यहाँ पे बेहतरीन स्कोप होता है घुसने का मार्केट के अंदर। अच्छा, अब उसके बाद हम देख लेते हैं थोड़े से फॉर्म्स के, फॉर्म्स किस तरह के होते हैं। अच्छा, फॉर्म्स में क्या होता है कि सबसे पहले वहां पे मेन फॉर्म क्या होता है, 1040 का फॉर्म होता है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया है, जिसका पूरा। अच्छा, अगर कोई सीनियर सिटीजन होगा, एज 65 या अबव होगा, तो उसका 1040 SR फॉर्म होता वैसा ही है, बस ये कि उसकी जरा फॉन्ट शॉन्ट बड़े कर देते हैं। फिर अगर वो बंदा नॉन रेजिडेंट है, मतलब ये कि वो यूएस में रहता नहीं है, लेकिन वो यूएस से इनकम कमा रहा है, और उसकी इनकम जो है वो टैक्सेबल शुमार होती है, क्योंकि सारी इनकम टैक्सेबल नहीं होती। तो फिर उसको 1040 NR यानी कि नॉन रेजिडेंट का की फाइलिंग करना पड़ती है, उसका 1040 NR का फॉर्म होता है। फिर अगर आपने कोई रिटर्न में रिवीजन करनी है, कोई चेंजेस करानी है, पिछले साल की रिटर्न रिवाइज करनी है, तो आप 1040X फाइल करते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है जी आपका, अब आप जब आप रिटर्न फाइल करेंगे ना, उसके अंदर मुख्तलिफ आप स्केजुअल देखेंगे। स्केजुअल में क्या होता है, सबसे पहले होता है स्केजुअल ए, जिसमें आप आइटमाइज डिडक्शन की जितनी भी एंट्रीज होती है वो आप सारी स्केजुअल ए में डालते हैं। जैसे मेडिकल एक्सपेंसेस हो गए, मॉर्गेज इंटरेस्ट हो गए, स्टेट लोकल टैक्सेस हो गए, चैरिटेबल डोनेशंस हो गई, या खुदा न खास्ता कोई कैजुअलिटी या थेफ्ट लॉसेस की वजह से नुकसान हुआ है, तो सारे आप स्केजुअल ए में वो एक्सपेंसेस एंट्री करते हैं। फिर इसी तरह स्केजुअल बी में आप जितने भी आपकी ये डिविडेंड इनकम या इंटरेस्ट इनकम होती है, वो आपकी सारी स्केजुअल बी में जारी होती है। उसके बाद आपने जो बिजनेस, अगर आप सोल प्रोप्राइटर के तौर पे ही काम कर रहे हैं, या आपने सिंगल मेंबर एलएलसी खोली हुई है, तो आप स्केजुअल सी में अपना बिजनेस का प्रॉफिट लॉस सारा बिजनेस की स्केजुअल सी में लेके जाते हैं। स्केजुअल डी के अंदर आपका जो है वो कैपिटल गेन्स वगैरह, गाड़ी बेची, कोई घर बेचा, तो उसके गेन्स सारे आप उसके स्केजुअल डी में रिपोर्ट करेंगे। अगर आप रेंटल इनकम ले रहे हैं, तो आप स्केजुअल ई में डालेंगे, या आपको केवन जो मिला था, जो हमने केवन की बात की थी, वो भी आप अपना स्केजुअल ई में एंटर करेंगे। ये बेसिकली स्केजुअल क्या है, ये जहां पे आपने अपनी इनकम रिपोर्ट करनी है, इनकम या एक्सपेंसेस रिपोर्ट करनी है, ये सारे वो स्केजुअल। रिटर्न आपकी 1040 की बनेगी, लेकिन वो सारे इन स्केजुअल्स के बेस के ऊपर बन रही होगी। फिर अगर आप फार्मर है, तो आप स्केजुअल एफ यूज करेंगे। अगर आपने बिजनेस कर रहे थे, तो आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स का स्केजुअल SE भी फिल करना होगा। फिर इसी तरह अगर आपको चाइल्ड टैक्स क्रेडिट मिलेगा, तो आपको 8812 का फॉर्म फिल करना होता है, जिसमें आप बताते हैं कि भाई ये मेरे इतने बच्चे हैं और उसका इतना क्रेडिट बनता है। उसके बाद और कहाँ गया, ये कुछ स्केजुअल थे। फिर उसके बाद आ चलते हैं कि जी फिजिकल फॉर्म्स किस तरह के होते हैं। अगर आप सैलरी पर्सन है, तो आपको 31 जनवरी से पहले पहले हर साल के आखिर में आपको, अगले साल जैसे फॉर एग्जाम्पल 2024 का आखिर हुआ, तो 31 जनवरी 2025 से पहले पहले आपका एम्प्लॉयर आपको W2 दे देगा। W2 की शक्ल क्या होती है, कैसे होती है, आगे चल के देखते हैं। हम रिटर्न भी पहले इंशाल्लाह W2 की ही करेंगे। फिर अगर आप सेल्फ नॉन एम्प्लॉय कंपनसेशन, 1099 NEC, 1099 फॉर्म्स होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, जिसमें डिविडेंड भी हो गया, आपको इंटरेस्ट का फॉर्म हो गया, तो वो 1099 INT होगा, डिविडेंड होगा तो 1099 DV होगा, आपने किसी का काम किया है, कोई सर्विसेज की है, तो 1099 NEC नॉन एम्प्लॉय कंपनसेशन होगा। अगर गैम्बलिंग करते हैं, तो 1099 उसका भी मिलेगा आपको। तो मुख्तलिफ तरह के 1099 फॉर्म्स होते हैं, जो आपकी इनकम जिस पे रिपोर्ट हुई होती है। जो भी आपको W2 के 1099 मिलता है, उसकी एक कॉपी IRS को गई होती है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि जी मैं इनकम छुपा सकता हूँ, तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप कोई फॉर्म एंट्री नहीं करते और आप रिटर्न फाइल करते हैं, तो आपको नोटिस आ जाता है IRS से कि भाई आपने अपना 1099 फलाना फाइल नहीं किया, जिसकी वजह से आपको हमने इतना टैक्स असेस किया है। तो आपको सारे फॉर्म एंटर करने होते हैं। अच्छा, अब 1099 में क्या होता है जी, सबसे पहले होता है NEC नॉन एम्प्लॉय कंपनसेशन, के मतलब कि वो बंदा एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन आपको सर्विसेज क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कहते हो कि यार मेरा ये लॉन है, मेरा ये लॉन जो है ये सीधा पतला कर दो, फूल फूल लगा दो, उसको खूबसूरत बना दो, तो कहता है ठीक है जी, मैं इसका इतना ठेका करूंगा। आप उसे ठेका करते हो, उसको पे वो आपका काम करता है, पेमेंट करते हो, दैट इज 1099 NEC नॉन एम्प्लॉय कंपनसेशन। एम्प्लॉय का मतलब क्या है जी, वो 9 to 5 आपके पास है, आप जो काम दोगे वो करेगा। लेकिन उसमें नॉन एम्प्लॉय कंपनसेशन क्या है, वो अपनी जो भी उसकी स्किल्स हैं, जिसके ऊपर उसकी एक्सपर्टीज है, वो आपको सिर्फ वही सर्विस। फिर 1099 MISC होता है, जिसमें आपने कोई प्राइज जीता है, या कोई आपको हेल्थ केयर या मेडिकल केयर से कोई चीजें आई हैं, तो वो आप सारी इसमें मेंशन करते हो। अच्छा, अगर आपको कोई
कमीशन वगैरह मिलता है या कोई इंटरेस्ट मिलता है तो आप 1099 बी फॉर्म मिलता है आपको। अगर आपने कोई अपना ये उधार माफ कराया होता है, कोई डेट कर्जा माफ कराया होता है, तो आपको फिर 1099 सी मिलता है, क्योंकि वो भी आपकी इनकम शुमार की जाती है। अगर आपने कोई डिविडेंड मिल लिया होगा तो आपको 1099 DIV की सूरत में डिविडेंड मिलेगा। अगर आप इंटरेस्ट इनकम लेंगे तो आपको 1099 INT मिलेगा। अगर आपने अमेजोन पे या उस पर कहीं काम कर रहे हैं और आपको अमेजोन जो है वो पे कर रहा है आपके पेपॉल के अकाउंट में या पेयोनियर के अकाउंट में, तो वो आपको साथ में 1099 के इशू करेगा, जिसमें आपके ट्रांजेक्शन की मेंशन होगी कि इतनी ट्रांजेक्शन की मैंने इतने पैसे के अकाउंट में ट्रांसफर। इसी तरह अगर आपको पेंशन या एन्युटी की तरफ से कोई आपके कोई जो है वो प्लान जो है आपका वो रिलीज होता है, आपको कोई पैसे मिलते हैं, तो वो आपको 1099 R इशू करते हैं। फिर उसके अलावा अगर आपको कोई मेडिकल्स की तरफ से कोई हेल्थ सेविंग अकाउंट की तरफ से कोई पैसे मिलते हैं तो आपको 1099 जैसे मिलता है। इसी तरह अगर आपको सोशल सिक्योरिटी की तरफ से कोई पैसे मिलते हैं तो आपको ऐसे ऐसे 1099 मिलता है। ये मुख्य तरह के फॉर्म्स होते हैं जो आपको मिलते हैं। आपको ये इंशाल्लाह देख देख के ना आपको सारे याद हो जाएंगे, तो आप परेशान ना होइएगा क्योंकि ये फॉर्म क्या है क्या नहीं है। इसी तरह से भी आपको सारे प्रैक्टिस कर करके आपको स्केड्यूल भी खुद याद हो जाते हैं। आपको सिर्फ शुरू में थोड़ा सा याद रखने की जरूरत पड़ेगी कि भाई स्केड्यूल ए में आइटमाइज रखी जाएंगी, बी में आपके इंटरेस्ट जाएगा, सी में आपकी बिजनेस इनकम जाएगी, डी में आपकी कैपिटल गेन जाएगा, ई में आपके रेंटल इनकम के 1 जाएंगे। तो ये 4-5 स्केड्यूल हैं जो जो आपको थोड़े बहुत शुरू में याद करने होंगे, बाद में वो आपको ईजी लगेगा, कोई परेशानी होगी। जी अनवर खान साहब। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था, ये जो बैंक होते हैं, लाइक वर्चुअल बैंक हो गए या कोई भी फिजिकल, वो भी कोई फॉर्म इशू करता है, लाइक जिस तरह अमेजोन 1099 के करता है ट्रांजेक्शन्स के ऊपर, जी जी IRS वो को? बैंक बैंक इशू नहीं कर सकते। बैंक नहीं इशू करता है? जी बैंक नहीं करता। ओके, ठीक है। जी सलमान जफर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा वालेकुम सलाम। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। ये सारे में 1099 फॉर्म्स आपने जब भी किया है सुन रहा था बड़े ध्यान से, लेकिन हम देखें वी आर प्रिपेयरिंग टू बिकम टैक्स प्रिपेयर्स, दैट इज करेक्ट राइट? हम्म। तो हम क्या मतलब व्हेन वी आर आस्किंग द क्लाइंट हाउ आर वी गोइंग टू इंश्योर दैट ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन हैज बीन कम्युनिकेटेड टू अस बाय द क्लाइंट, ताकि वो प्रॉब्लम्स ना हो रहा हो, मतलब आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट मैं कि आपको समझ गया हूँ, मैं समझ गया हूँ। देखिए अभी हम ये देख रहे हैं कि टैक्स के अंदर चीजें क्या क्या शामिल होती हैं। हम्म जब आप बात जो कर रहे हैं ना वो बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजर की। उसमें क्या होता है कि आपको मैं ऑर्गेनाइजर शेयर करूंगा, और ऑर्गेनाइजर के अंदर आप जब आप क्लाइंट के साथ बैठते हैं तो आप उसका पूरा इंटरव्यू करते हैं। ठीक है। आप कहते हैं भाईजान पहले तो आप अपने पिछली टैक्स रिटर्न दें। आप उसकी पिछली टैक्स रिटर्न स्टडी करते देखते कि उसमें कौन कौन सी इनकम उसने ली हुई है, तो आप अपने पास नोट कर लेते हो उस ऑर्गेनाइजर में। फिर उसके बाद उसके साथ आप बैठते हैं और पूछते हैं कि भाई आपने पिछले साल ये इनकम ली थी, इस साल आपकी कोई और इनकम है, आपने पिछले साल डिविडेंड लिया था, इस साल डिविडेंड है, पिछले साल आपने जो है वो बच्चों का स्टडी का क्रेडिट क्लेम किया था, इस दफा आपने आपका कोई ऐसा खर्चा हुआ है, या इस तरह के मुख्तलिफ चीजें आप सारी सारी 1 बाय 1 उससे पूछते हैं। वो ऑर्गेनाइजर होता है जिसके ऊपर आप सारी चीजें आप पूछते हैं, ताकि आपकी जो कंप्लीटनेस है वो बरकरार रहती है और आप अपनी चीजें अपनी कंप्लीट करके फिर आप टैक्स रिटर्न के ऊपर आते ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। हैं। वेलकम। और किसी को कोई सवाल? एक कौन सा बात कर रहे हैं? जी मुजाहिद। मुजाहिद साहब। जी मुजाहिद साहब। आज एक इस सारे से हटकर एक बात पूछनी है मैंने आपसे कि एक सब्जेक्ट होता है ICT CPA का। ICT CPA का सब्जेक्ट है ICT। अच्छा ठीक है। क्या हमारी कवरेज कंप्लीट हो रही होगी इस सब्जेक्ट के हिसाब से? ICT से क्या बनता है? मेरे ख्याल में कॉर्पोरेट टैक्स का ही कोई फुल बनता है, मैं देख लेता हूँ उसको, क्योंकि 3 सब्जेक्ट होते हैं उसमें टोटल CPA में, आप और 3 CPA में की से बात कर रहे हैं एक सब्जेक्ट ICT होता है। या EA की बात कर रहे हैं कि CPA की बात कर रहे हैं? CPA। अच्छा CPA तो बेसिकली वो होता है ना, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ना, जिस तरह पाकिस्तान में जी 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 ये जी है जी, या जो हमारा यूके में जैसे यहाँ ऐसी चार्टर्ड चीजें। अकाउंटेंट होता है। हाँ तो अब देखिए मैं तो आपको यहाँ पे टैक्स से रिलेटेड चीजें पढ़ाऊंगा,
और उसपे जो रिलेटेड जो वहां पे जो क्योंकि का जो है ना मेन टॉप जो कोर्स है वो है एनरोल एजेंट ईए का कोर्स। हाँ, आप ये जो कोर्स बनाया है ना, ये बेसिकली एनरोल एजेंट का जो कोर्स है उसमें से चीजें लेके आपको बनाया गया है ये कोर्स। जिस तरह पाकिस्तान में सर्टिफाइड क्योंकि टैक्स मैं उसका प्रैक्टिशनर होता है, इस तरह वहां पे एनरोल एजेंट का जी कोर्स जी मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन मैं है। ये समझना चाह रहा था, अगर आप बता सकें कि क्या कवरेज कंप्लीट हो रही होती है उस सब्जेक्ट के हिसाब से, देखिए, मुझे अगर आप मुझे बता नहीं आइडिया सकें कि इसमें। अब ये आईसीटी इससे क्या बनता है। मुझे अगर आप डिटेल दे सके ना कि टॉपिक कौन सा है और उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, तो फिर मैं एक आपको कुछ एक तो जवाब आर दे ई सकता इसमें सॉरी आईसीटी, आईसीटी होता है, लेकिन आरईजी होता है असल नाम उसका, फेडरल टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। हूँ। और बिल्कुल। एक और है, मैं बता देता हूँ ना, और दूसरा है टीसीपी, टैक्स कंप्लायंस एंड प्लानिंग फॉर इंडिविजुअल्स। अच्छा, ये जो है ना टैक्स प्रिपरेशन कोर्स है, तो आपकी जो टैक्सेशन फॉर इंडिविजुअल्स है ना ये सारी आएगी। लेकिन प्लानिंग, इसमें मैं आपको प्लानिंग की टिप्स दे दूंगा साथ साथ, वैसे अलग से दे दूंगा। लेकिन अच्छा वैसे अच्छा प्लानिंग तो सिखाई नहीं जाएगी, वो फिर उसके लिए आपको ऑब्वियसली वो फिर एक हाई लेवल कोर्स है। अच्छा, ठीक है, ठीक 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 है। है, ओके ओके जी। और किसी का कोई सवाल करना चाहे तो कर सकता है, अदरवाइज फिर अगर किसी के इस टॉपिक से हटके, आज के टॉपिक से हटके सवाल आते हैं वो भी कर सकते हैं। क्योंकि ये जो पहले जो 2 लेक्चर होते हैं इसमें मैं आपको खुल के मौका देता हूँ कि अपनी तसल्ली कर लें, अपने सारे कंफ्यूजन क्लियर कर लें। फिर उसके बाद ऑनवर्ड फिर हमारी कोशिश ये होती है कि हम सिर्फ टॉपिक पे ही स्ट्रिक्ट रहें। जी काशिफ भाई। जी सर, मैं अब अपना क्वेश्चन रिपीट करना चाहूँगा कि जी जी लाइक आप। अब पाकिस्तान में हम जब किसी की फाइलिंग करते हैं तो उसके लॉगिन क्रेडेंशियल लेके तो उसकी रिटर्न फाइल कर देते हैं। तो क्या ऐसे ही है। यूएस में भी ऐसे ही है, हम उनके क्रेडेंशियल्स लेंगे और उनकी रिटर्न फाइल कर देंगे? देखिए, वहां पे ये होता है कि पाकिस्तान में तो ये है जी, आपका IRIS की वेबसाइट है और हर किसी ने उसी पे लॉगिन बनाया हुआ है। और उसके बाद क्या होता है जी, हर साल सुनने में आता है जी कि जी IRS हैक हो गया और फलाने की रिटर्न लीक हो गई है, फलाने का कितने एसेट्स है, फलाने कितने पैसे ये हैं वो है। यूएस में जो है ना, वहाँ पे आपकी जो इंफॉर्मेशन है ना उसको बहुत सेक्रेट रखते हैं। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपका कोई एक वो नहीं है, सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर जो है ना वो IRS की जो पोर्टल है ना उसके साथ लिंक्ड होते हैं। तो आपको क्या होता है कि आपको अपना सॉफ्टवेयर के थ्रू आप फाइलिंग करते हैं। और उससे क्या होता है कि अगर खुदा ना खास्ता, अगर फॉर एग्जांपल आप की फर्म है और आपकी फर्म से डाटा लीक होता भी है, तो आपका सिर्फ अपना ही फर्म का डाटा लीक होता है, आपको बाकी लोगों का डाटा, पूरे वर्ल्ड वाइड डाटा लीक नहीं होता। ठीक है। तो वहां पे इसका बड़ा देखा जाता है। अब सॉफ्टवेयर वहां पे, अगर तो आप टैक्स प्रिपेयर हैं तो फिर आपको सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ता है। और अगर आप इंडिविजुअल हैं और आपकी AGI 78,000 से कम है, तो फिर तो वहां पे आपको मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर है जो आपको फ्री फाइल की अलाउ करते हैं। ठीक है। उसमें ये है कि मैं आपके साथ अभी बल्कि आपको मैं दिखा देता हूँ। एक सेकंड। ये देख, US फ्री फाइल देखें आप गूगल पे जाके, ये आपको IRS फ्री फाइल की बताएगा कि भाई ये लोग हैं। ठीक है। आप खैर उन्हें 78 सब 84,000 कर दीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे ये ट्रस्टेड पार्टनर्स है, सारे ATM है। आप, ये सारी वेबसाइट्स है जिनके ऊपर आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हर एक की अपनी इतनी कुछ है। फॉर एग्जाम्पल ये OLT आपको 48,000 या लेस पे अलाउ कर रहा है। ठीक है। आपको इजी टैक्स रिटर्न जो है आपको 84,000 पे अलाउ कर रहा है। ठीक है। उसके बाद 1049 आपको 76,000 ये AGI या उससे कम पे अलाउ कर रहा है। फ्री US टैक्स USA आपको 48,000 से कम पे अलाउ कर रहा है। तो मुख्तलिफ तरह के सॉफ्टवेयर आपको कर रहे हैं जिनके ऊपर आप अपना आजादी लॉगिन बना के उसके ऊपर आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको किसी को एज अ प्रिपेयर किसी के लिए रिटर्न फाइल करनी है और ज्यादा रिटर्न फाइल करनी है, तो अगर तो उसकी थोड़ी बहुत रिटर्न तो उसके लिए आप उसका लॉगिन बना के यहाँ पे उसकी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसकी ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता तो फिर आपको सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ता है। और सॉफ्टवेयर जो है
वो डिपेंड करता है कि वो आप कौन सा यूज कर रहे हैं। इसमें HRN ब्लॉक है, टर्बोटेक्स है, तो मुख्तलिफ रेट्स होते हैं उन सॉफ्टवेयर के। अगर तो आपने प्रोफेशनल लेवल पे जाना है तो फिर वो 2,500 से 1,500 से 2,500 तक का सॉफ्टवेयर आता है। अगर आपने छोटे लेवल पे करना है तो वो आपको 150-200 पर रिटर्न आपको कॉस्ट कर जाता है सॉफ्टवेयर। सर आई एम सॉरी, मैं पिक नहीं कर पा रहा, मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिकली अप्रोच के साथ ब्रीफ कर देंगे। लाइक मेरा एक क्लाइंट है, उसकी 100,000 इनकम है और वो मुझे कह रहा है मेरी रिटर्न फाइल कर दो, तो मैं एक्चुअली क्या हाँ, कर रहा हूँ, मैं क्या करूँगा? आप क्या करें? बल्कि हाँ, सिंपल आप इस साइड पे जाएंगे, ठीक है। और अच्छा, बाकी लोगों के लिए बता दो, अब सिर्फ जो है ना, कोर्स हमारा आज के क्लास क्लास खत्म हो गई है। अगर इनकेस किसी का अभी भी सवाल है तो वो रेड रेज करके मुझसे पूछ सकता है, मैं प्रायोरिटी पे उसका सवाल पूछ लूंगा। हम फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आप में से अभी जिन जिन लोगों ने हैंड रेज किए हैं, आज के कोर्स से मुतालिक इनका सवाल है तो मुझसे पहले मुझे बता दें, मैं पहले उनका सवाल सुन लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं फिर काशिफ भाई का रिप्लाई करता हूँ। सर बेसिकली जिस तरह यूके में जो है वो ज़ीरो जो है वो उनके टैक्स डिपार्टमेंट के साथ अलाइन हो जाता है और वहाँ पे जो है वो ऑटोमेटिकली डिडक्शंस हो जाती हैं। तो यूएस में भी ऐसा पॉसिबल है कि क्यूबी या फिर कोई और सॉफ्टवेयर जो है वो डायरेक्टली लाइन हो और सेल टैक्स वगैरह जो है वो डिडक्ट होते जाएं? नहीं, वहाँ पे इस तरह नहीं, वहाँ पे ऐसे नहीं है। अच्छा, ये देखते हैं, मैं आपको दिखा रहा अस्सलाम वालेकुम, मैं जुनेद बोल रहा हूँ। मुझे एक क्वेश्चन करना था, अगर हूँ। अच्छा, अब अभी ये जो अभी हमने क्लास का लेक्चर लिया, इससे मुतालिक क्वेश्चन है या वैसे ही क्वेश्चन है कोई? इसी से मुतालिक ही है। अगर अच्छा, एक बताइए। वो नॉन रेजिडेंट हो, एलएलसी हो हम्म। उनकी, तो हम्म। उसमें जो 1040 वाला फॉर्म, एनआर है वाला फॉर्म जो है, मुझे उसमें अगर आप काइंडली ये बता दें कि कितनी आपकी एनुअल इनकम होगा तो आपको वो टैक्स की उसमें जाएगा ब्रैकेट में, और अगर वो टैक्सेबल नहीं होगा तो तब भी क्या फाइल करना जरूरी होगा? अगर टैक्सेबल नहीं है तो फिर फाइल करना जरूरी नहीं है। तो उनकी उस सिंगल मेंबर एलएलसी है। जी, सिंगल मेंबर मेंबर एलएलसी है। उनको पहली रिक्वायरमेंट तो है 5472 की, ठीक है, वो तो उनको करना ही करना है, चाहे उनकी टैक्सेबल इनकम है या नहीं है। उसमें ठीक है। सिर्फ कंप्लाइंस होती है 5472 और 1120 का फर्स्ट पेज लगता है, जिसे आप 1120 परफॉर्मा कहते हैं। ये फैक्स होता है। अच्छा, अब अगर उनकी इनकम है, उनकी अब बाकी देखना कि 1040 एनआर की रिक्वायरमेंट में क्या देखा जाता है कि पहले ये देखा जाता है कि उनकी इनकम टैक्सेबल है कि नहीं है। वो होता है, देखा जाता है कि आपकी जो इनकम है वो इफेक्टिवली कनेक्टेड इनकम की, जो उसकी आईआरएस की जो डेफिनेशन के मुताबिक इफेक्टिवली कनेक्टेड इनकम में वो फॉल करता है कि नहीं करता है। अब जैसे सर्विसेज है, तो सर्विसेज जो है उस पे आपको 1040 फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फॉर एग्जाम्पल अमेजोन पे काम कर रहे हैं और आप वहाँ पे मैं उनका वेयर हाउस मैं यूज आपको कर रहे बता देता हूँ। वो ये मतलब मेरा पर्सनली ये एक है जिसकी वजह से मैं कोर्स लेना चाह रहा हूँ। कि हैं। अभी तक हम उसको बहुत कम स्केल पे कर रहे हैं, हम अर्निंग शिफ्ट करने का सोच रहे हैं। वो बेसिकली आती है एडसेंस के थ्रू। तो हाँ, तो आप- उस पे आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और फाइल करने की जरूरत? नहीं है, नहीं है। अच्छा, फाइल करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एडसेंस तो फाइल करता है उसको ना, टैक्स काट के आपको पेमेंट आपको करता है। आपको विदहोल्डिंग टैक्स काट के पेमेंट करता है। वो मुझे इसका इतना आइडिया नहीं है। एक वो फॉर्म होता है WE8 समथिंग, इस तरह का कोई फॉर्म, एक वो काट के उसमें कोई 30% काट लेता है वो। हाँ, फिर आपको फिर फाइल करना चाहिए। फिर आपको उधर ही मतलब से टैक्स काट लिया है तो फिर आप फाइल कर दें। अच्छा, फिर हम फाइल करेंगे। ठीक है, फिर आप फाइल चलेंगे हम आगे। तो इस तरह की चीजें भी कवर होंगी हमारे जी इस जी जी, कोर्स? मैं ये सारा बता जी जी आपको सारा क्लियर करूंगा। क्योंकि हम अभी अरे, जो है ना, ये तो है लेस स्केल पर रख रहे हैं हम अपने उस एलएलसी को, लेकिन अगर हम ये सोच रहे हैं कि अगर हम बड़े उसमें जाते हैं तो हमें पाकिस्तान में ये काम करना सूट करेगा या हमें वहाँ पे यूएस में करना सूट करेगा। तो इसलिए भी जस्ट जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग हम कर रहे हैं, करेगा तो कोई ना कोई कोई टैक्स का मसला ही नहीं, बन। मैं आपको हर अगर नहीं भी हुआ तो आप मुझे क्लास के बाद भी कॉल करके गाइडेंस दे सकती, कोई ऐसा मसला नहीं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, काशिफ भाई को मैं बताता, ये देखिए काशिफ भाई, ये मुख्तलिफ ऑप्शन दे रहा है आपके पास, ठीक है। और हर सॉफ्टवेयर की प्राइस है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सिंपल रिटर्न फाइल करनी है तो फ्री है, जिसमें आपकी AGI की रिक्वायरमेंट लिमिटेशन आ जाती है, ठीक है।
लेकिन अगर आपने जो है क्रेडिट्स और डिडक्शन भी लेने हैं, तो फिर आपको $44 पे करना पड़ेंगे, और स्टेट के लिए अलग से आपको देना पड़ेंगे पैसे। अगर आपने इन्वेस्टमेंट और प्रीमियम टैक्स क्रेडिट वगैरह भी लेने हैं, तो फिर वो डिडक्ट पर्सन देना पड़ेगा $76 वाला। और अगर आपने बिजनेस की रिटर्न फाइल करनी है, जिसमें सिंगल मेंबर एलएलसी आ जाती है स्केड्यूल सी के साथ, तो फिर आपको $92 पे करना पड़ेंगे। तो ये इस तरह आपको अकॉर्डिंगली पे करना पड़ता है। ठीक हो गया काशिफ राइट, भाई, आपका लाइक ये सवाल हम है? आई आई जी जी आईआरएस की साइट पे जाके हम फाइल नहीं करते, किसी और सॉफ्टवेयर किसी और मीडियम पे जाके हम रिटर्न फाइल करते हैं, आईआरएस राइट की सर? आईआरएस आईआरएस की वेबसाइट पे आप फाइल करते ही नहीं है। ये तो मैंने आपको जो लिंक दिखाया था वो ये बता रहा था कि आईआरएस ने आपको ये बताया था कि ये ट्रस्टेड पार्टनर कौन कौन से हैं। जी जी। ट्रस्टेड पार्टनर्स कौन कौन से, ये पढ़े, ब्राउज ऑल एट। आप इसमें से किसी की भी वेबसाइट पे जाके टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ये आपको के टैक्स के सॉफ्टवेयर के लिंक है जहाँ पे आप फाइल कर सकते हैं। आईआरएस की वेबसाइट पे आप जाके फाइल नहीं कर रहे। राइट सर, और इन साइट पे जाके हम अपना लॉगिन क्रिएट करेंगे या जिसकी रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसका क्रिएट होगा? उसका उसका जिसकी रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसका करें। जी राइट, तो सर वो पीटीआईएन का फिर क्या ताल्लुक है इस हमारी सारी चीज के साथ, पीटीआईएन अगर तो तब आप यूज करेंगे ना, अगर आप एज अ टैक्स प्रिपेयरर काम कर रहे हैं किसी फर्म के साथ, तो फिर आपका राइट पीटीआईएन चाहिए होगा। या राइट, आप और खुद अगर अपनी हमारे फर्म पास बना रहे इंडिविजुअल क्लाइंट्स हैं तो हम कर सकते हैं पाकिस्तान में हैं, बैठ के बिल्कुल। इजीली? जी जी बिल्कुल जी कर सकते हैं। जी उसमें फिर ओके, ये राइट। होगा ना कि आपने अगर टैक्स रिटर्न किसी की फाइल करी, फिर आप ये वाले सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहे होंगे। फिर आप यूज कर रहे होंगे ड्रेक का सॉफ्टवेयर, या आप यूज कर रहे होंगे टैक्स वाइज का सॉफ्टवेयर, या आप यूज कर रहे होंगे उसका टैक्स क्लियर प्रो का सॉफ्टवेयर। वो फिर आपको वो $1500 से $2500 का सॉफ्टवेयर आता है फिर, जिसके राइट अंदर आप फिर मल्टीपल रिटर्न फाइल करते हैं। उसके अंदर फिर आपको ईफिन और पीटीआईएन दोनों चाहिए। जी राइट, ठीक है, थैंक यू। वेलकम। जी वाई खान साहब, अगर आपके माइक का मसला हल हो गया हो या आपको आवाज आ रही हो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन का रेट का पता करना था कि क्या रेट है इसका। ठीक है, और दूसरा? दूसरा, जिस तरह पाकिस्तान में होता है कि जब हम इनके जिन जिन के विद होल्डिंग टैक्स होते हैं ना, तो वो हम देख सकते हैं, यानी एक ही प्लेटफॉर्म पे हमें पता चल सकते हैं कि किस किस बंदे से कहाँ कहाँ टैक्स डिडक्ट हुआ है। तो जिस हम्म। तरह मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, यानी ये 199 के जो फॉर्म आपने डिस्कस किए, तो अगर किसी का कहीं कहीं भी डिडक्शन हुआ हो, तो क्या ऐसे कोई प्लेटफॉर्म है जिसमें पता चल सके कि नहीं, वहाँ इनके। वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे ओके, आपको यानी फॉर्म वो भी मिलता है, इंडिविजुअल ने ही जो उसी फॉर्म। बताया तो हमने उसी पे ही रिलाय करना है, कि अगर उसने बिल्कुल। फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 10 फॉर्म उसने ऐड दे दी कि ये ऐड मेरे डिडक्शंस हुए हैं, बाकी अगर वो खुद भी स्किप कर गए तो इट मींस दे विल रिमेन स्किप्ड हाँ, और इट विल उसका बी कंसीडर्ड उसका एज। उसका ये होगा कि आप आईआरएस को कॉल करते और उनसे हम्म। कहते हैं मुझे ट्रांसक्रिप्ट दे दो। वो आपको ट्रांसक्रिप्ट दे देते हैं। उसमें ये होता है कि वो आपको बता देते हैं कि आपकी कौन कौन सी विद होल्डिंग हुई है, टैक्स जमा हुआ है कि नहीं। ओके ओके, ट्रांसफर। ओके ठीक है। ओके। ये वैसे तो ये आगे आपका टॉपिक था, ऑनवर्ड्स था, जिसमें आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन के रेट्स आ रहे ओके, होते नो हैं। वरीज, अगर लेकिन ये एडवांस में कोई तो आई एम मसला नहीं, सॉरी। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। मेरा मकसद होता है कि आप लोगों के सवाल जो है ना, वो टाइम टू टाइम क्लियर होते रहे ना, तो वो बेहतर रहता है, ताकि आपको भी आगे पढ़ने में दिलचस्पी रहती है। क्योंकि मैंने तो एक तरतीब से बनाया होता है ना अपना सिस्टम। लेकिन ऑब्वियसली हर एक का अपना एक प्रोसेस होता है चलने का, कि वो किसी और तरीके से आगे बढ़ रहा होता है। तो अब ये देखें, सिंगल की स्टैंडर्ड डिडक्शन है जी 14,600 नजर आ रही है आपको। जी जी जी। मेरी फर्ज यात्री की 29,200। हेड ऑफ हाउस होल्ड है 21,900। ठीक है। और अगर आप सीनियर होंगे, सीनियर सिटीजन होंगे, 65 साल से उम्र कम ज्यादा होगी, तो फिर आपका मेरिट वाले ज्वाइंटली पे आपको जो है वो जो है वो 1550 एडिशनल मिल रहा होगा। ठीक है। फिर आपके लिए 29,200 नहीं होगा, इसमें 29,200 प्लस 1550 एक्स्ट्रा होगा। ठीक ठीक ठीक। ठीक है। ठीक हो गया जी, समझ गया। बस मुझे लगा कि शायद मैंने स्किप ना किया हो ना, जो नहीं, कोई आइटमाइज समस्या डिडक्शंस थे और नीचे स्टैंडर्ड थे तो। नहीं। बल्कि ये मैं आपके साथ लिंक शेयर भी कर देता हूँ। ये ले। ओ भाई साहब, थैंक यू। ठीक है, आपको यहाँ पे
ग्रुप में भी शेयर कर दिया। इसी तरह इनके जो टैक्स के रेट्स हैं, 10% कहाँ से कहाँ तक है, 12% का रेट कितनी इनकम पे लगेगा, अच्छा। ये सारे ब्रैकेट्स यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएंगे। ठीक है। ठीक है, ग्रेट। ठीक है। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। अच्छा जी, और कौन था, और किसी ने भी याद करा क्या था? हनीफुल इस्लाम साहब। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो सॉफ्टवेयर का आप बता रहे थे जिसके $40 और $60 जो चार्ज करते थे, ये पर रिटर्न फाइलिंग के चार्जेस होते हैं इनके, या क्या किस बेस पे ये लेते हैं चार्जेस? पर पर रिटर्न। अच्छा, पर रिटर्न। तो इसमें एनुअल या कोई इस तरह नहीं होता मंथली पैकेज जिसका हो सॉफ्टवेयर का? इसमें सॉफ्टवेयर में आप जाएंगे ना, डिटेल में होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 रिटर्न $180 में ले लें, इस ठीक तरह है। का भी हिसाब किताब होता है इनका। वो पे अच्छा, पेरेंट्स ठीक है। ठीक है। ठीक है। शोएब बेग साहब। सर सवाल ये था मेरा कि जो जितने भी ट्रस्टेड पार्टनर्स हैं, आपने इनका बताया था कि ये एक लिमिट तक तो फ्री सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। हम्म इसमें दूसरा आपने कुछ सॉफ्टवेयर अलग से बता रहे थे, ड्रैग सॉफ्टवेयर, और ये कुछ पेड सॉफ्टवेयर, ये पेड सॉफ्टवेयर अलग है। तो इनकी थोड़ी सी ये पे कंफ्यूजन हो रही थी दोनों में। देखिए, अगर तो आप देखिए, अब हम क्योंकि पाकिस्तान में, हम यूएस में तो बैठे नहीं है, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे जैसे पाकिस्तान में IRIS की वेबसाइट का एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, वहां पे ऐसा नहीं है। वहां पे सॉफ्टवेयर की थ्रू स्टेटड फाइल होती है। अब वहां पे यूएस में होता ये है कि गोरा की एक मेंटेलिटी, वो ये कहता है कि जिसका काम उसी को साझे। वो खुद नहीं पढ़ता उस काम में। अगर किसी का काम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, वो उसको टैक्स रिटर्न देगा, फाइल करवा लेगा। वो खुद बैठ के नहीं लग जाएगा। वो कहेगा कि मैं अपना घंटा जो उधर जाया करूंगा, वो घंटा मैं अपनी और अपनी स्किल पे लगाऊंगा या अपनी एंटरटेनमेंट पे लगाऊंगा। अच्छा, वहां पे ये होगा कि अब जाहिर बात है, टैक्स रिटर्न फाइल करनी है तो आपके लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। अब सॉफ्टवेयर के मैंने आपको दो ऑप्शन दिखा दिए। एक तो ये कि जो वहां पे फर्म्स होती हैं, वो तो पेड सॉफ्टवेयर जो है ना वो खरीदती हैं, जिसमें ड्रेक हो गया, टैक्सलेयर हो गया, टैक्सवाइज हो गया, जिसके अंदर आपका 1500 से 2500 का सॉफ्टवेयर मिलता है, और आप जो है वो उस पर अनलिमिटेड रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ईफिन भी लेना पड़ता है और पीटिंग भी चाहिए होती है। लेकिन अभी अगर आपको, जैसा कि मैं आपको जो स्किल सिखा रहा हूँ, जिसमें आप पाकिस्तान बैठ के आपने सर्विसेज लोगों को देनी है, तो वो बिजली बात है, आपको सर्विसेज लोगों को देनी, तो उसके लिए आपके पास टूल तो होना चाहिए। तो आप उसमें क्या कर सकते हैं कि एक ऑप्शन तो ये है कि अगली बात है, अभी तो आप 1500 $2000 का तो सॉफ्टवेयर खरीद के नहीं बैठ जाएंगे ना अपने पास कि भाई टैक्स रिटर्न मैंने करनी है। अभी तो स्टार्टिंग में आप थोड़ी रिटर्न होंगी, तो अकॉर्डिंगली चलेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको ये दिखा दिया कि ये प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे अगर तो आप कस्टम क्लाइंट की AGI इससे कम है, तो फिर तो आप उसकी फ्री फाइलिंग कर दे आराम से, उससे बेशक आप पैसे पूरे ले लें, आपके बचत हो जाएगी। लेकिन अगर उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसकी बिजनेस इनकम है या उसके क्रेडिट ज्यादा है या कुछ और चीजें हैं, तो फिर अकॉर्डिंगली उसकी मैंने आपको जैसे दिखाया कि HR ब्लॉक दिखाया, इसी तरह टैक्स क्लियर की वेबसाइट पे भी आप जाके देख सकते हैं। हर वेबसाइट है, टर्बो टैक्स है, मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर है। हर सॉफ्टवेयर आपको मुख्तलिफ पैकेजेस में मुख्तलिफ सर्विसेज मुहैया कर रहा है, मुख्तलिफ ऑप्शन दे रहा है। आप उसमें से कोई भी पैकेज उसके अकॉर्डिंगली लेके उसकी रिटर्न उसमें फाइल कर सकते हैं। उसमें उसके चार्जेस ऐड कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने क्लाइंट से बात की है $300 की, तो आप देख लीजिएगा कि बेचा ठीक है, जो $100 मुझे रिटर्न की कॉस्ट पड़ जाएगी, तो 300 $200 मेरी बचत हो जाएगी। अगर वो उसकी रिटर्न है ही ऐसी 48,000 या 84,000 से कम AGI वाली, और सादी सी रिटर्न है, कुछ भी नहीं है, तो वो अब शायद आप उसको $200 में कर दो, क्योंकि आपको तो आगे सॉफ्टवेयर फ्री पड़ रहा है। तो आप इस तरह मैनेज कर सकते हैं चीजें। कुछ गाइड आइडिया हो गया कि मैं आपको जो बात समझाना चाह रहा हूँ? कुछ क्लियर हुआ आपको? हनीफुल इस्लाम साहब। जी सर, जी हो सर। गया क्लियर। हो गया चलिए क्लियर। छोड़। जी। जी खालिद जावर साहब, आपका सवाल है कोई? जी सर। अच्छा सर, सवाल ये है कि मिसाल उस सॉफ्टवेयर में इसी तरह आयरस की तरह के हम्म सबमिट का मतलब सारा फॉर्म फिल किया ऑनलाइन, सबमिट दबाया, हम्म तो वो आगे खुद ही आयरस के पास रिटर्न चली जाएगी। जी और बिल्कुल। दूसरा ये भी ऑप्शन है कि हम प्रिंट करके हार्ड में या PDF को फिल करके कुरियर कर दें। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है फिर। नहीं है, उसमें हम यूं करेंगे ना, उसका हल ये होता है, क्योंकि जाहिर बात है फॉर्म फिल करने में बहुत ख्वारी होती है। तो उसका हल क्या होगा कि अभी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रो कनेक्ट का एक सॉफ्टवेयर
आपको लॉगिन सिखाऊंगा, बताऊंगा। और हम क्या करते हैं कि अगर किसी ने मैनुअल फाइल करना है तो सबसे पहले क्या करता है, वो सॉफ्टवेयर के ऊपर उसकी रिटर्न बना लेता है। उससे क्या होता है कि उसको पता लग जाता है कि भाई इसको कौन 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 से फॉर्म्स जो हैं वो अटैच करने हैं साथ में। 1040 के अलावा और भी साथ में कुछ एडिशनल फॉर्म्स होते हैं जो आपने अटैच करने होते हैं। तो वो सारे ठीक फॉर्म्स है। बन के आ जाते हैं। आपने वो ठीक। प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के ऊपर एंटर करते हैं डाटा और रिटर्न बना लेते हैं। आपके पास एक ड्राफ्ट बन जाता है। फिर आप क्या करते हो, आप आईआरसी वेबसाइट पे जाके वो रिलेवेंट फॉर्म सारे डाउनलोड करके वहां से जो भी फिगर्स आपके पास बन के आ रही होती हैं कैलकुलेट करके ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपको तो कैलकुलेशन नहीं करने की जरूरत है, वो तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कर देता है। तो ठीक। आप ठीक। सारी की सारी जस्ट सिर्फ उन बॉक्सेस के अगेंस्ट आगे वो कॉपी पेस्ट करके वो फिगर्स लिख देते हो। आपकी मैनुअल रिटर्न बन जाती है, और वो मैनुअल रिटर्न आप उसको अगले को, जो भी आपका क्लाइंट है, आप कहते हो कि ये पकड़ो पीडीएफ ईमेल कर रहा हूँ, साइन करके प्रिंट निकाल के साइन करके आईआरएस को भेज दो। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि अब जैसे यहाँ पे टैक्स प्रैक्टिशनर जो है वो लाइसेंस एफबीआर इशू करता है, इसी तरह हम्म। वहाँ पे आपने कहा कि पीटीआईएन अगर आप ले लें तो क्रेडिबिलिटी भी बढ़ जाती है, और बिल्कुल। या पीटीआईएन अगर यहाँ पे बैठ के, मिसाल अभी मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि मेरी जीरो की रिटर्न है वो आप फाइल कर दें, ठीक है, हम्म। तो उसमें क्या होगा? और पीटीआईएन का, जैसे पीटीआईएन के मैं चार्जेस देख रहा था वो $19 है, ठीक है, शायद वो हाँ, वन टाइम है, इसी तरह ही बट है या वह एनुअल है? ईयरली होते हैं, सालाना होते हैं, एनुअल ईयरली। होते हाँ। तो वो कहाँ पे यूज होगा? अगर मैं इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर रहा हूँ यहाँ से बैठ के, तो फिर भी हैं। देखिए, पीटीआईएन मुझे बेनिफिशियल होगा। और उसके लिए एक और होता आखिरी ही है। चीज, आखिरी चीज, जी जी। जी जी। वो एक वॉलेंट्री वॉलेंट्री का भी एक वो था, वॉलेंटियर्स का, सॉरी, हाँ टैक्स हाँ, फाइलिंग वॉलेंटियर, वो भी हर साल मैंने होता है। कुछ एक्सप्लोर किया। जी जी। तो वो जरा ये बता दें इन चीजों पे। अच्छा, देखिए पीटीआईएन का मकसद क्या है। पीटीआईएन का मकसद ये है कि आप, एक तो ये कि आप आईआरएस के साथ रजिस्टर्ड हो जाते हो, कि भाई आप एक जो है वो लाइसेंस बंदे हो जो लोगों की टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है। अगर आप किसी भी आगे किसी फर्म को ज्वाइन करना चाहते हो, या आपको कोई बाहर से सीपीए जो है वो कहता है कि ठीक है जी आपका काम मुझे पसंद है, आप मेरे साथ काम करो, तो वो आपसे पहले ये करेगा कि आपके पास पीटीआईएन है कि नहीं है। या होता ये है कि यूएस में और भी लोग होते हैं जो आपके साथ जो है ना वो ज्वाइंट प्रोग्राम चलाने की आपको ऑफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि जी आप हमारा सॉफ्टवेयर यूज करें, लेकिन आप जो भी क्लाइंट से लेंगे उसका 30% आप मुझे देंगे, 70% आप रखेंगे। तो आप उनके साथ भी कोलैबोरेशन कर लेते हो। अब उसमें ये होता है कि आप बाहर साहब आपने फेसबुक पर मार्केटिंग शार्केटिंग की यूएस के अंदर, और क्लाइंट्स पकड़े। अब जाहिर बात है आपके पास क्लाइंट्स आ गए तो अब आपके पास सॉफ्टवेयर तो प्रॉपर कोई है नहीं। आप तो कभी कभी कहीं पे कर दिया, किसी का थोड़ी इनकम देखी तो कर दिया, किसी का कहाँ कर दिया। लेकिन अगर आप इस तरह का काम करोगे तो ऑब्वियसली आपको फिर प्रॉपर एक बेस चाहिए होगी जहाँ पे आप काम कर रहे हो। तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको पीटीआईएन चाहिए होगा। वो आपको पीटीआईएन मांगेगा, कहेगा भाई पीटी मेरा सॉफ्टवेयर यूज करना है तो पीटीआईएन चाहिए होगा। क्योंकि ये पीटीआईएन होता है ये सिर्फ प्रिपेरर सॉफ्टवेयर की पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको मैंने जो 1040 का फॉर्म दिखाया आप डाउनलोड भी कर लेना, उसमें नीचे लिखा आ रहा होता है सबसे नीचे ना पीटीआईएन की इन्फॉर्मेशन की, प्रिपेरर की इन्फॉर्मेशन क्या है। तो अगर आप किसी को प्रोफेशनली बना के दे रहे हो तो अपना पीटीआईएन नंबर वहां डाल के अपना साइन साइन वगैरह नाम शाम साइन करके आप उसको दोगे, ताकि कल को कोई इशू होता है तो फिर आपको वो अकॉर्डिंगली कनेक्ट करेगा। क्योंकि जो भी आपसे रिटर्न बनवाएगा वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप अपना पीटीआईएन उस पर डालो। तो होना चाहिए आपके पास पीटीआईएन, बेहतर हो। बाकी वो जब वॉलंटियर का प्रोग्राम बता रहे थे वो वहां पे यूएस वालों के लिए होता है, वो हर साल वो यूज करते हैं, क्योंकि आपको क्या पता है वहां पे जो है वो शॉर्टेज होती है टैक्स प्रिपेयर्स की, इसलिए वहां पे वो वॉलंटियर प्रोग्राम चलाया जाता है। उसकी वो आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो अगर आप ढूंढेंगे तो वो आपको ऐसे मिल जाएंगे, मैं भी आपको शेयर कर दूंगा, कोई समस्या नहीं है। उसमें भी सारा वही डेटा ही दिखा होता है कि आपने रिटर्न कैसे बनानी है, उसमें क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या नहीं होंगी, क्या इंक्लूड करना है, क्या नहीं इंक्लूड करना, क्या है एहतियात करनी है, तो ये सारी चीजें वहां पे मेंशन होती हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। वेलकम। राजा उसामा कियानी साहब। जी अस्सलाम सर। मैंने यूके का टैक्स पढ़ा हुआ है, तो उसमें मैंने माशाल्लाह। इससे पहले आपकी को क्लास नहीं ली कल की। तो ये पूछना चाह रहा हूँ, ये कोर्स आउटलाइन जैसे वहाँ पे सीजीटी, कॉर्पोरेट टैक्स और इनहेरेंट टैक्स, सेल टैक्स होता है, तो इस कोर्स में भी सब चीज़ें कवर है या सिर्फ इसमें इंडिविजुअल की टैक्स फाइलिंग कवर है? इसमें आपको जो है ना सबसे पहला आपने वो ओरिएंटेशन भी नहीं ली मेरे ख्याल से। सर नहीं ली, कल नहीं, इस दफा नहीं हाँ, कोई बात नहीं, वो आप ना आमिर साहब से कांटेक्ट करके ना उनसे ओरिएंटेशन का जो है मेरे ख्याल से शायद वो यूट्यूब पे उन्होंने अपलोड की हुई होगी,
तो आपने ना उनसे योर ओरिएंटेशन का लिंक ले लेना है। वहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। और इसके अलावा फर्स्ट क्लास का भी आप उनको वो ले लीजिएगा उनसे ना लेक्चर की रिकॉर्डिंग, अगर उन्होंने यूट्यूब पे डाली होगी तो वहां से ले लीजिएगा, अदरवाइज आपको पोर्टल एक्सेस दे देंगे, वहां पे भी होगी। अच्छा, मैंने बेसिकली इसमें उसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले आपको इंडिविजुअल टैक्सेशन पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको बिजनेस टैक्सेशन पढ़ाऊंगा, फिर आपको क्विक बुक्स कराऊंगा। क्विक बुक्स के आपके 3 लेक्चर होंगे, 2 से 3 लेक्चर होंगे, जिसमें आपको क्विक बुक्स की एंट्रीज वगैरह, क्योंकि क्लाइंट आपको ज्यादातर क्विक बुक्स का एक्सेस देगा आपकी रिटर्न फाइल करने के लिए, तो आपको क्विक बुक्स से डाटा एक्सट्रैक्शन का पता हो तो ऑब्वियसली जब आप यूज करना जानते होंगे तो ही आप डाटा भी इजीली एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। उसके अलावा आपको पेरोल का स्किल सिखाया जाएगा कि अगर पेरोल कोई बुक्स पे या कोई भी सॉफ्टवेयर से पेरोल प्रोसेस करना हो तो वो कैसे किया जाता है, वो आपको पूरा सिखाया जाएगा। और उसके बाद आपकी एक क्लास होगी एलएलसी फॉर्मेशन की, जिसमें यूएस में एलएलसी कैसे बनती है, स्टेट में सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, और फ्रेंचाइज टैक्स कैसे पे किया जाता है, और ये सारी चीजें जो है ना, आईटीआईएन कैसे लेना है और ईआईएन कैसे लेना है, ये सारा आपको सिखाया जाएगा। और उसके अलावा जो है आपको सेल टैक्स की रिटर्न जो है 2 या 3 स्टेट की, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा, ताकि आपको उसका भी एक नो हाउ मिल जाए, क्योंकि हर स्टेट जो है वो डिफरेंट होती है, हर स्टेट में डिफरेंट स्टाइल होता है। तो आपको 2 से 3 स्टेट का टैक्स रिटर्न दिखा दी जाएगी, ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि टैक्स रिटर्न, सेल्स टैक्स रिटर्न की रजिस्ट्रेशन और उसकी रिटर्न कैसे फाइल हो। ठीक हो गया भाई? जी थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। जी अनवर खान साहब। सर जी, मेरा क्वेश्चन ये टैक्स ब्रैकेट के हवाले से है कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसकी 14,000 है। ठीक है। सर ठीक। और जो हमारा सिंगल का जो टैक्स रेट है वो 11,000 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसकी थोड़ी समझ नहीं आ रही है, लाइक डिडक्शन हमने 14,000 करनी है और जो टैक्स रेट वो स्टार्ट हो रहा है सिंगल फाइलर के लिए वो 11,000 से स्टार्ट हो रहे हैं। इसका थोड़ा सा। अच्छा, असल में मसला ये हुआ है ना कि आपको, जो मैंने, आप शुरू में थे क्लास में हमारे? जी जी, मैं था। ठीक है, मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था, आपको वो फॉर्मूला दिखाया एक था। मैं आपके साथ वो फॉर्मूला शेयर दोबारा करता हूँ, मैं आपको वहां से समझाता हूँ। हम्म। स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? जी सर, जी जी। ठीक है। अच्छा, अब आप अपना सवाल दोबारा करें जरा। कि सिंगल फाइलर के लिए जो टैक्स रेट है वो थ्रेश होल्ड जो है वो 10% है, 11,600 से स्टार्ट हो रहा है। जबकि हम्म। स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो वो है वो 14,000 है। अच्छा, 11,10,600, जो 11,600 है ना, ये कहाँ पे आ रहा होगा? ये वो पॉइंट है जहाँ पे टैक्सेबल इनकम की डबल लाइन लगी हुई है ना। जी जी। जो आपकी टैक्सेबल इनकम स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद बचेगी, फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम थी 50,000, आपने हम्म। 14,600 माइनस कर दिए उसमें से, अब जो बची है इनकम, उसके ऊपर वो क्योंकि 11,600 या उससे अबव है, तो उस पर जो भी परसेंटेज लग रही होगी उसके अकॉर्डिंगली इस पे यहाँ पे परसेंटेज। ओके सर। ओके, गॉट इट। ये आफ्टर डिडक्शन है, हाँ जो भी हाँ है हाँ। जी जी एडजस्टमेंट और। ठीक है जी सर। जी। ठीक है। सही। ये थैंक यू। आपको भी इंशाल्लाह आगे भी कंफ्यूजन आएंगी, तो मैं आपको हर चीज जो है ना रिलेट करता जाऊंगा इसी फॉर्मूले से, तो फिर आपके जो कॉन्सेप्ट है ना वो पक्के होते जाएंगे इंशाल्लाह। जी सर, तो आपको ठीक है। मसला नहीं होगा आगे। अच्छा जी, और किसी ने हाथ खड़ा किया था? अच्छा, अगर आपका सवाल के जवाब हो गए हो तो आप हैंड नीचे कर दीजिएगा। राजा साहब, अच्छा। आपका सवाल का जवाब हो गया या मजीद सवाल है कोई आपका? राजा उसामा कियानी साहब। जी सॉरी सर, हो गया सर, थैंक यू। थैंक यू, कोई मसला। जी मुजाहिद फरीद साहब। अच्छा, ये बताइएगा कि पीटीआईएन इशू होने के लिए कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है क्या? नहीं हर एक को इशू कर नहीं, देते हैं वो? हर एक को कर दे। हम्म। आपके पास ठीक। पासपोर्ट होना चाहिए। हाँ, ओके। ठीक। सही। जी एजाज दिन नवाज साहब। एजाज दिन नवाज साहब, शायद उनके माइक का मसला है। अनवर खान साहब।
जी सर, वो मैंने कर दिए लॉट। वो मसला नहीं, वो एंड में हो जाता है, खुद ही ऑटोमेटिकली हो जाता है। अगर ना हुआ कर तो फिर कर दिया करें, मसला मसला नहीं। आप बताएं। जी सर, मेरा क्वेश्चन हो गया। ओके हाँ, ओके ओके। जी जी जी। ठीक है। चलिए एजाज भाई, अगर आपको आवाज आ रही है सवाल कर सकते हैं। अगर माइक का मसला है तो टाइप कर दें। लगता है शायद उनको आवाज नहीं आ रही, या वो कहीं आगे पीछे हैं। चलिए भाई, आपका मजीद कोई सवाल हो करना चाहे तो अभी है टाइम, कर सकते हैं। इसके बाद फिर मैं क्लास क्लोज करने लगा हूँ। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी, उसमें हम इंशाल्लाह सैलरी की एक रिटर्न भी करेंगे, सॉफ्टवेयर का लॉगिन भी देखेंगे किस तरह बनाना है, क्रिएट करना है, और उसके बाद उसके ऊपर रिटर्न कैसे बनती है, और रिटर्न का फिर आगे रिजल्ट कैसे निकलता है, वो सारा इंशाल्लाह उसके बाद देखेंगे। और फिर जब आप ये देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको लगेगा यार ये तो इतना आसान काम है। तो आप इंशाल्लाह, तो मैं आपके लिए मैं ये काम ये जितनी भी चीजें हैं ना वो आपके लिए मैं बहुत आसान कर दूंगा, ताकि आपको जो बंदा जो कि इस फील्ड से है या इस फील्ड से नहीं भी है, तो उसके लिए भी प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगी। ठीक है। जी हनीफुल इस्लाम साहब। सर जो स्केड्यूल आपने बताया, स्केड्यूल ABCD, वो एक दफा अगर बता दे, दोबारा रिवाइज कर दे। स्केड्यूल। जी जी, स्केड्यूल जो जी ओवरव्यू मतलब दिया इसमें था आपने स्केड्यूल का। जी जी इन्फो मैं आपको मैं भी स्लाइड शेयर कर दूंगा ना थोड़ी देर तक। ठीक है ठीक है, तो वो आप ले लीजिएगा वहां से, वहां पे आपको सर। उसमें क्योंकि उसमें एक वहाँ स्केड्यूल आपने बताया, स्केड्यूल C एंड स्केड्यूल E, उसमें मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, वो अगर बताएं। कैजुअल कैजुअल सी के अंदर होती है बिजनेस इनकम। फॉर एग्जांपल आप सिंगल मेंबर एलएलसी, या आपने सोल प्रोप्राइटर के ऊपर तो आप पे काम कर रहे हैं, आपको भी बिजनेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ठीक आप है आर्किटेक्ट हैं, आप शाम को टाइम, सुबह आप जॉब करते हैं, शाम को आप जाते हैं और किसी को नक्शा बना के दे दिया, सर्विसेज ले ली, या जिस तरह आजकल टेक्निकल लोग सर्विसेज दे रहे होंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, ये आप सोल प्रोप्राइटर के तौर पे काम कर रहे हैं। अच्छा, अगर ठीक है आपने अपनी कोई एलएलसी बना दी होगी तो फिर आप एलएलसी के अंडर काम कर रहे होंगे, तो फिर आप एल सिंगल मेंबर एलएलसी बनाई होगी, तो वो दोनों सूरतों में आपने अपना एक प्रॉफिट लॉस बनाया होगा कि भाई आपने इतना कमाया, इसमें ये खर्चे की और ये आपकी बचत हो गई, तो वो आपका स्केड्यूल सी में वो प्रॉफिट लॉस चला जाएगा। और स्केड्यूल ई के अंदर आपका जो है जो रेंटल इनकम होती है वो आपके स्केड्यूल ई में रिपोर्ट होती है। इसके अलावा जो आपको केवन मिलता है पार्टनरशिप से या एस कॉर्प से, तो वो भी आपका स्केड्यूल ई में जाता है। ये बेसिकली ठीक है सर। स्केड्यूल ठीक है होते हैं। हर स्केड्यूल में मुख्तलिफ तरह की इनकम रिपोर्ट होती है, और फिर वो सारी कंबाइन होके वो 1040 के अंदर आके क्लब हो जाती जी सर। ठीक है है। जी शुएब बेग साहब। सर एक तो ये पूछना था, 1099 फॉर्म आपने बताए थे वो किस पर्पज के लिए हैं? जब अगर आप, आप वो होता ही है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप गए, ठीक है, किसी कंपनी के लिए पास गए, उनको फॉर एग्जांपल जी कहा कि जी हमें ना ये आईटी का सर्वर सेट कर दें, या हमारा ये सॉफ्टवेयर बना दें, या ये कर दें या वो कर दें। ठीक है, आप उन्होंने आपसे सर्विसेज ली। अब वो आपने उनको सर्विसेज दे दी। अब वो सर्विसेज के बदले में आपको 1099 NEC, नॉन एम्प्लॉय कंपनसेशन का फॉर्म इशू कर देंगे। वो 1099 NEC जब आपको इशू करेंगे, उसकी एक कॉपी IRS को चली जाएगी, एक कॉपी आपको दे देंगे। और आप जब अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आप 1099 NEC उसके अंदर ऐड करेंगे और रिटर्न फाइल कर देंगे। अगर आप वो NEC छुपाएंगे और सिर्फ सैलरी इनकम डालेंगे और वो NEC छुपाएंगे, तो आपको IRS से नोटिस आ जाएगा कि भाई आपने इनकम छुपाई है। सर एक सवाल और जी जी प्लीज करें करें जी। करें करें please। अच्छा, आप सिंगल मेंबर एलएलसी आपने भी बनाई, और आप इंडिविजुअल टैक्स भी रिटर्न कर रहे हैं, तो वो आपको अलग हम्म, अलग तो नहीं सबमिट कराना होगा? अपनी नहीं नहीं कंपनी नहीं, के हिसाब से भी आपको टैक्स, जो जैसे यहाँ जी। सिंगल मेंबर LLC होती है डिसरिगार्डेड एंटिटी। मतलब ये कि इसकी अलग से कोई टैक्स फाइलिंग नहीं होती, ये आप अपने इंडिविजुअल रिटर्न में ही इसको डिक्लेयर करते हैं, कैजुअल सी ठीक के अंदर। ठीक, शेड्यूल सी में आ जाएगी तो। हाँ ठीक। ठीक। जी हनी भाई। अच्छा सर, ये बताएं कि पार्टनरशिप के केस में जिसमें हम K1 के थ्रू टैक्स पे करते हैं, तो उसमें पार्टनरशिप भी टैक्स पे करेगा या नहीं? नहीं, पार्टनरशिप की रिटर्न विदाउट टैक्स। पार्टनरशिप और एस कॉर्प ये है पास थ्रू एंटिटी। ठीक है। यानी कि ये टैक्स पे नहीं करेंगी, ये सिर्फ इनकम को पास थ्रू कर देंगी। यानी कि अच्छा फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप आपने को ली, आपके साथ आपके दोस्त ने को ली, दोनों ने 50-50% पार्टनरशिप की, दोनों ने 1 लाख प्रॉफिट कमाया।
अब वो प्रॉफिट के अंदर जो भी सारे डिडक्शन डाल डूल के, फॉर एग्जाम्पल से जी टैक्सेबल प्रॉफिट जो है वो आपका 50,000 बना, तो अब 25,000 का केवन आपके नाम का निकलेगा, 25,000 का केवन आपके पार्टनर के नाम का निकलेगा। आप दोनों अपनी अपनी 1040 में वो केवन ऐड करेंगे जो ई के अंदर, और आपकी ठीक है। जो जो अपनी अपनी जो टैक्सेबल इनकम बनेगी, आपकी सारी इनकम, फॉर एग्जाम्पल वो जॉब करता है, आप जॉब नहीं करते, आपके लिए सिर्फ केवन ही होगा, तो आपकी इस केवन के ऊपर टैक्स लगेगा जो भी रेट बनता होगा। वो बंदा जॉब करता है, उसने 4 और कंपनियों के साथ भी पार्टनरशिप की हुई है, उसको 5-6 और केवन भी आए हुए हैं, तो उसकी शायद इनकम, ग्रॉस इनकम 1 लाख से ऊपर चली जाए, तो उसको उसके हिसाब से स्लैब पे टैक्स लगेगा, आपको आपकी स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। ठीक है सर, ठीक है, क्लियर हो गया सर, थैंक यू। ठीक है, वेलकम। एजाज भाई, अगर आप सुन रहे हैं, सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आपका माइक का कोई इशू है तो आप टाइप कर सकते हैं। सॉरी, मैंने अभी मैसेज भी नहीं देखे। हेलो, आवाज़ आ रही है? जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर। ये वालेकुम। माय नेम इज़ अफशा एंड आई हैव अ क्वेश्चन कि एक्चुअली मुझे सेल्स टैक्स फाइल करना है। मेरे एलएलसी मेरी अपनी फैमिली की है, सो मुझे उसका हम्म। टैक्स फाइल करना है। मुझे उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन ये कि बीओआई मुझे फिल करना है, सो उसका मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। और मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कि ये अगर आपकी आवाज गायब हो गई है। आपकी आवाज गायब हो गई है मेरे सबसे। आपको आवाज आ रही है मेरे सबसे? आपकी आवाज गायब हो गई है। आप मुझे ना, मैं आपको हमारा नंबर मैंने आपको भेजा है चैट में, आप मुझे ना इस पे कांटेक्ट कर लें व्हाट्सएप पे, मैं आपको गाइड कर देता हूँ, ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, इमरान साहब। मैंने बस जनरल इन्फॉर्मेशन अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि अगर आप फेसबुक से या कहीं से भी मार्केटिंग करके क्लाइंट ले आते हैं, तो हम्म। वो अभी चूंकि काम तो आता नहीं, तो हम्म। उसको किस तरह अभी मैं सुन नहीं सका था इसी तरह, किस तरह डील करेंगे किसी के साथ मिलके उसको 70 या खुद 70, क्या कहा था आपने? नहीं नहीं, वो ये होता है कि अगर यूएस में, अभी ये बात हो रही कोर्स के बाद की, हाँ जी, हाँ इंशाल्लाह जी। आपको जब हो जाते हैं, तो आप वहां पे ना यूएस में लोग ऑफर जी जी। करते हैं कोलैबोरेशन की। वो ये कहते हैं कि जी आप क्लाइंट्स अपने ढूंढें, अपने क्लाइंट्स लेके आए, सॉफ्टवेयर हम्म, आप हमारा यूज करें, ठीक है, ईफिन आप हम्म, हमारा यूज करें, और ठीक। आप टैक्स रिटर्न फाइल करें, उसमें टैक्स रिटर्न जो है रिव्यू हम करेंगे, आप डाटा एंट्री करेंगे, रिव्यू हम करेंगे, और आप उसको फाइल करें, तो वो ये होगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर $100 में आपकी बात होगी तो $30 वो रखेगा, $70 आप रखोगे। ठीक है, ये कोई पर्सनली ऑफर कर रहे होते हैं या कोई ये जिस तरह पर्सनली सी ऑफर कर रहे होते हैं, पर्सनली ऑफर कर रहे होते हैं। ये आप इंडीड की वेबसाइट पे देखेंगे, आपको बहुत मिल जाएंगे लोग इस तरह के, इंडीड की ठीक वेबसाइट है, पे आपको बहुत मिलेंगे। किस तरह सर्च करना होगा, PTIN के साथ? आपको उसके लिए पीटीआई चाहिए होगा, पीटीआई के बगैर आपको वो ऑफर नहीं करेंगे। तो वो जो सर्च करेंगे PTIN, जो नहीं जी, नंबर दे रहे होंगे वो? आप लिखेंगे टैक्स प्रिपेरर लिख के सर्च करें, तो अक्सर आपको इस तरह के लोग मिल जाएंगे वहां पे ना, वो आप पढ़ेंगे ना, ऐड ही पता लग जाएगा। चलो ठीक, थैंक ठीक है। और इसके अलावा अगर फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे अभी आजकल का सीजन है और आपको अभी कोई क्लाइंट आ जाता है हाथ, या आपने जी। किसी के अपने रिलेटिव की या आपने किसी की करनी है, और आपको ऑब्वियसली अभी तो आपको टाइम लगेगा, 2-3 महीने लगेगा आपको समझने में चीजों में, तो हाँ जी, उसके लिए फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा, वैसा मसला नहीं। चलो ठीक, ओके, ठीक है। ओके। चलिए जी, मुझे इजाजत दीजिएगा, फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। नमाज का भी टाइम हो गया, अपना और अपने गिरदनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। जी डियर स्टूडेंट्स, जिन लोगों की इनरोलमेंट नहीं हुई वो अपने इनरोलमेंट करवा लें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम तो जो है वो डेफिनेटली पेड क्लास के अंदर ही लिंक आएगा इसका।
तो ये 2 क्लासेस हम डेमो ऑफर करते हैं और इसकी रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी जो आज की क्लास है आपकी। बाकी आप लोग जो इंटरेस्टेड हैं आप अपने इनरोलमेंट करवा लीजिएगा, ऑलरेडी सेपरेट ग्रुप बना हुआ है पेड स्टूडेंट्स का। थैंक यू सो मच, अगली क्लास में मिलते हैं। अच्छा सर, थैंक यू। काइंडली ये जी हेलो जी बताइए। जी बताइए। सर, काइंडली ये स्लाइड्स आज शेयर हो जाएंगे? जी आप हनीफ भाई बात कर रहे हाँ, हैं? जी जी जी, जी मैं हाँ अभी जी थोड़ी देर में कर देता हूँ, मैं अभी कर देता हूँ। जी जी हाँ जी ये जी शेयर हो जाएंगी सर, ये जी पेड पेड जो ग्रुप है वहाँ पे ये शेयर होंगी। ठीक जी, ठीक है थैंक यू ओके थैंक ओके ओके। ये भी बताइएगा कि अगली क्लासेस शेयर होंगी जो पेड लोग हैं जिनकी सब्सक्रिप्शन हुई हुई है। सर उनकी तो सबकी वो क्लास नहीं, अगली क्लासेस इस तरह से शेयर नहीं होंगी, आगे से आपको पोर्टल की एक्सेस मिलेगी, रिकॉर्डिंग आप वहां पे देखेंगे और कोई जो हेल्पिंग मटेरियल होता है जिस तरह ये स्लाइड्स हैं वो आपके ग्रुप में शेयर होती हैं। बस ठीक है, सही, ओके। इनिशियल 2 क्लासेस की रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल पे जाती है, वहां पे हमारे जितने भी डिफरेंट कोर्सेज के बैच हुए हैं उनकी 2 क्लासेस आप एवेल्युएट करना चाहें तो हर एक कोर्स की वहां पे पड़ी होंगी, नहीं, डिफरेंट मैं बैच। तो सब्सक्राइब कर चुका हूँ, मैं तो इस जी जी पॉइंट ऑफ जी। व्यू से पूछ रहा था कि दोबारा एक्सेस करना हो तो देख हाँ सकते हैं, वो नहीं देख मुजाहिद भाई सकते, ऐसा हमारा कुछ? सेपरेट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, पोर्टल की एक्सेस आपको दी जाएगी, ये क्लासेस वहीं पे अपलोड होंगी, वहां पे आप जाके देख सकते ठीक है, डन। हैं। जी ठीक जी है। अस्सलाम वालेकुम। जी मतलब वालेकुम अस्सलाम। जितने क्लासेस हैं वो हमारी सारी की सारी रिकॉर्डेड होंगी आगे, राइट? नहीं लाइव ही क्लासेस होंगी और उसकी लाइव, रिकॉर्डिंग आपको राइट राइट। पोर्टल पे मिलेगी। ओके राइट, तो हाँ अच्छा ठीक है, वो हमारे पोर्टल पे जो पेड पोर्टल है उस पे एक्सेस आ जाएगी और इसी तरह होगी जैसे अभी हो रही है। ठीक है हाँ ठीक जैसे अभी है, आपकी थैंक क्लास हुई है इसको हम यू। अपलोड कर देंगे, ये भी पोर्टल पे भी जाएगी। ठीक है राइट राइट, ठीक है, थैंक यू। ओके। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो आई एम हेयर, अदरवाइज इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं। ओके ओके जी, अल्लाह हाफिज। जजाकल्ला अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। हाफिज़।